What's up everyone, welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and today in this video lecture series we are going to discuss about our day number 5. जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखेंगे नेशनल इनकम के वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट केस स्टडीज हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं और कई बार एग्जाम में रिपीट भी हुई है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए ये वीडियो बन जाती है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और आपको वीडियो को टिल एंड तक देखना है। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि जितने भी बच्चे स्टूडेंट्स सीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीए इंटर हो या सीए फाइनल हो, तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आया है रैपिड रिवीजन। जी हां दोस्तों, ये रैपिड रिवीजन आप लोगों के लिए होने वाली है बहुत ही ज्यादा खास, क्योंकि इस रैपिड रिवीजन में वो आपको कराएंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और बहुत ही जल्दी एक एंटायर सिलेबस का रिवीजन भी करवाएंगे। जी हां दोस्तों, ये सारे वो एडुकेटर्स हैं जो आपको टीच करेंगे और बहुत ही वेल एजुकेटेड टीचर्स हैं। दोस्तों, आपको यहां पर एक बात और बताता हूं कि अनअकैडमी का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको उसके 5 बेनिफिट मिलेंगे। वो 5 बेनिफिट, सबसे पहला बेनिफिट है कि अगर उनका सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको अनलिमिटेड व्यूज मिल जाते हैं। यानी अगर आप कोई क्लास देखना चाहते हो तो आप एक बार नहीं बल्कि 2-2 3-3 जितना मन करे आप उतनी बार देख सकते हो। आप थक जाओगे लेकिन अनअकैडमी के व्यूज नहीं थकेंगे। दूसरी चीज है कि यहां पर आपका लाइव इंटरेक्शन होता है। लाइव इंटरेक्शन का मतलब आपने जो भी डाउट्स हैं वो डायरेक्टली टीचर से पूछ सकते हैं और इनकेस अगर आप उनकी लाइव सेशन नहीं ले पाते तो उनकी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको अवेलेबल हो जाती है और आप इस चीज को कहीं भी कभी भी देख सकते हैं, यानी एनीवेयर एनी टाइम आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसकी फर्दर डिटेल के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, एक बार विजिट जरूर कर लेना। तो चलिए आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, आज की क्लास में जो टॉपिक्स करवाने वाला हूं वो सारे के सारे टॉपिक इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन याद रखना ये वही बच्चा कर पाएगा जिसने हमारी डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 की क्लासेस देखी हुई हैं। इसलिए मेक श्योर कि आपने हमारी चारों वीडियोस देख ली है। अगर नहीं देखी तो मैं चारों वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां पर क्लिक करके वो वीडियोस पहले देखना, उसके बाद इस वीडियो पर आना। भाई वीडियो यहीं पर है, कहीं जा नहीं रही, तो अच्छे से पहले चारों वीडियो देखो फिर इस वीडियो पर आओ। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि जिन लोगों ने चारों की चारों वीडियो हमारी देखी हुई है उनके लिए मैं एक शॉर्ट समरी बता देता हूं, जिससे कि हमारी क्लास नंबर 5 की प्रोडक्टिविटी और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि आज की क्लास में उन्हीं बच्चों को समझ आने वाला है जिन्होंने हमारी 4 क्लासें ले रखी हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, एक शॉर्ट समरी लगाते हैं जितना भी हमने पढ़ा है उन सब चीज के बारे में। तो अभी मैं आपके सामने एक स्लाइड रन करूंगा और उस स्लाइड को आप लोग ध्यान से देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्लाइड आपकी ये रही। ठीक है, तो आप इस स्लाइड में देखेंगे ध्यान से तो आपको नजर आ जाएगा कि हमारे पास क्या दे रखा है। सबसे पहले आपको दे रखा है छोटे छोटे फॉर्मूले। आप देख पा रहे हैं ये सारे के सारे छोटे छोटे फॉर्मूले जो हमने पहले कभी किए हुए थे। ठीक है, कौन कौन से बताओ सर? है ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस NFIA, डोमेस्टिक इज इक्वल टू नेशनल माइनस NFIA, और आपका मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT, फिर है फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस NIT। NIT मतलब क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। फिर क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू वैल्यू एडेड प्लस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये हमारे याद है छोटे छोटे फॉर्मूले थे जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग की क्लास में पढ़े थे। ये सर हमें बिल्कुल याद है। चलो अब ये बताओ कि इन जब भी हम नेशनल इनकम निकालते तो कितने मेथड होते थे सर? 3 मेथड। फॉर्मूले याद है? नहीं याद है? चलो कोई बात नहीं, मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ, पढ़ते हैं। तो अगला है हमारा इनकम मेथड। इनकम मेथड में हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? NDPFC। फॉर्मूला क्या होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस मिक्स्ड इनकम। समझ आई बात? अब बताओ अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन नहीं तो कैसे निकालेंगे? देखो नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है कि रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस रॉयल्टी, और अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट भी ना दे रखा हो तो फॉर्मूला होता है आपका कॉर्पोरेट टैक्स प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्लस डिविडेंड। बिल्कुल सही कहा। इसके बाद अगर क्वेश्चन में वेजेस एंड सैलरीज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज गिवन नहीं तो क्या फॉर्मूला होता है? वेजेस एंड सैलरीज प्लस सोशल सिक्योरिटी स्कीम कंट्रीब्यूट बाय द एम्प्लॉयर एम्प्लॉय मत लेना, और मिक्स्ड इनकम का अपना कोई फॉर्मूला नहीं होता। ये जितने फॉर्मूला डिस्प्ले हो रहे हैं ना इनको नोट डाउन करना है हाथों हाथ। ठीक है, और अगर नहीं नोट करना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो अभी की अभी। ठीक है, चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड हमारी एक्सपेंडिचर मेथड की। अब एक्सपेंडिचर मेथड में क्या फॉर्मूला होता है? GDP/MP इज इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का कोई फॉर्मूला नहीं होता, गवर्नमेंट का कोई फॉर्मूला नहीं होता। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 3 फॉर्मूले होते हैं, जिसमें हमारा पहला फॉर्मूला है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, दूसरा है नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन प्लस चेंज इन स्टॉक, और तीसरा फॉर्मूला है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के 2 नाम होते हैं, पहला नाम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा नाम क्या होता है जानते हो? इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। एक था हमारा
मुझे वो पॉइंट याद नहीं आ रहा है, अभी थोड़ी देर में बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। मैंने आपको क्वेश्चन के दरमियान बताया था वो पॉइंट, ठीक है। अब चेंज इन स्टॉक अगर गिवन ना तो क्या होता है फॉर्मूला, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। नेट एक्सपोर्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो ये आपके क्या हो गए, फॉर्मूले हो गए। आपने नोट डाउन कर लिया ना, चल सकता है आगे, यस सर। अगला है हमारा वैल्यू एडिड मेथड। वैल्यू एडिड मेथड में क्या निकलता है, GVOMP, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स का अपना कोई फॉर्मूला नहीं होता, चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो यहां पर हमने तीनों के तीनों मेथड कर लिए। मैं एक बार स्लाइड को दोबारा रन कर देता हूं। स्लाइड में अगर आप देखेंगे, सबसे पहले हमारे कुछ बेसिक फॉर्मूला जो कि आप देख पा रहे हैं 8 फॉर्मूले। इसके बाद हमारे पास इनकम मेथड है, फिर हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड है, और फिर हमारे पास वैल्यू एडिड मेथड है। और ये सारे मेथड हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बस ये एक छोटी सी रिवीजन होगी। अब हम अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर, जिसका नाम है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो बात करते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या होती है। दोस्तों ये टॉपिक वो टॉपिक है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, लेकिन आप लोग कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। मेरी बात को बस ध्यान से सुनते रहना, ठीक है सर, बिल्कुल हम आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे। तो बात को सुनो, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या होती है। नाम से पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं काउंटिंग 2 बार हो रही है, कहीं ना कहीं काउंटिंग 2 बार हो रही है। अब मैं इसके लिए आपके सामने एक एग्जाम्पल लूंगा, उस एग्जाम्पल पर ध्यान देना। वो एग्जाम्पल क्या है कि मान लो हमारे पास एक फार्मर है, मान लो कि हमारे पास एक फार्मर है, और इसके बाद हमारे पास एक मिलर है। कौन है, मिलर। और मिलर के बाद हमारे पास एक बेकर है, यानी बेकरी शॉप वाला है, बेकर जिसे बेकरी शॉप वाला बोलते हैं। और फिर फाइनली हमारे पास कौन है, कंज्यूमर है। कौन है, कंज्यूमर है। चलिए ये हमारे पास 4 लोग हैं, ठीक है। अब ये 4 लोग आप देख सकते हैं, फार्मर है, मिलर है, बेकर है और कंज्यूमर है। अब क्या होता है कि फार्मर ने कोई चीज बनाई, अभी फिलहाल उसकी कॉस्टिंग 0 है। उसने क्या किया, यही सेम प्रोडक्ट जब उसने मिलर को बेचा, तो उसने मिलर को यही वाला प्रोडक्ट 500 रुपए में बेचा। कितने रुपए में बेचा, 500 रुपीज में बेचा। फिर मिलर ने सेम चीज, अब जैसे क्या होता है कि जैसे बर्गर वगैरह बनाने होते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, व्हीट, गेहूं की जरूरत होती है। तो मिलर एक बहुत बड़ा व्यापारी होता है जो क्या करता है, किसानों से गेहूं खरीद लेता है। तो जब इसने किसान से गेहूं खरीदा तो मात्र 500 रुपए में उसने खरीद लिया। फिर मिलर ने क्या किया, सेम चीज 500 रुपए वाली उसने बेकर यानी बेकरी वाले को 700 रुपए में बेच दी। कितने रुपए में बेच दी, 700 रुपए में बेच दी। और फिर बेकरी वाले ने उस चीज से केक वगैरह बना के या बर्गर वगैरह बना के उसने कंज्यूमर को वही चीज 1500 रुपए की बेच दी। कितने रुपए की बेच दी, 1500 रुपए की बेच दी। अब एक बात बताओ, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि बताओ नेशनल इनकम में कौन सी वैल्यू काउंट होनी चाहिए, तो आप क्या बोलोगे। आपके अभी ना आप छोटे छोटे बच्चे हो, तो हो सकता है आप गलती से ही बोल दो, सर जब पहली बार बेचा ना तो जो 500 रुपए की इनकम हुई, तो इनकम होती है, तो सर पहले 500 रुपए जोड़ देंगे। फिर बेकर की इनकम कितनी हुई, 700 रुपए, तो हम 700 रुपए जोड़ देंगे। और फिर फाइनली कितने रुपए जोड़ देंगे, 1500 रुपए जोड़ देंगे। तो अब एक बात बताओ, जब हमने एक ही प्रोडक्ट को 3 बार काउंट कर लिया, तो हमारी नेशनल इनकम में ये बताओ ये वाला प्रोडक्ट कितने रुपयों से काउंट हो गया। सर अगर हम देखें तो ये हमारा 2700 रुपए, क्योंकि देखो 7 3 10 2 12 यानी 2700 रुपए काउंट हो गए। जबकि रियलिटी के अंदर हमारी गवर्नमेंट ये बोलती है कि जब कोई भी आइटम कंज्यूमर तक पहुंचता है तो ये पता लगाओ कि वो कॉस्ट कंज्यूमर को कितनी पड़ी है। तो अगर हम देखें तो वो कॉस्ट कंज्यूमर को कितनी पड़ी, 1500 रुपए। तो गवर्नमेंट कहती है कि आपको नेशनल इनकम में काउंट कितना करना चाहिए, 1500 रुपए। बिकॉज अल्टीमेट कंज्यूमर उस चीज को कितने में बाय कर रहा है, उसके बाद कंज्यूमर फर्दर किसी को नहीं बेचेगा, वो खुद कंज्यूम करेगा, यानी खुद उसे खा लेगा। तो जहां पर प्रोडक्ट की लाइफ खत्म हो जाती है उस टाइम उसकी वैल्यू कितनी है, 1500 रुपए। गवर्नमेंट से ये चीज नेशनल इनकम में काउंट होती है। और जानते हो हम इन सभी आइटम्स को, जो आप ये देख पा रहे हो, ये तीनों आइटम जो फार्मर है, मिलर है और बेकर है, इसको बोलते हैं अपने पास इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सर इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्यों बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं बिकॉज अभी गुड्स प्रोडक्शन स्टेज में है, अभी गुड्स प्रोडक्शन स्टेज में है, गुड्स में अभी फर्दर वैल्यू एडिशन हो ही जा रही है, फर्दर वैल्यू एडिशन हो ही जा रही है। बट ये गुड्स फाइनल कहां बना जाके, सर गुड्स फाइनल जो है वो कंज्यूमर तक पहुंचने के बाद बना। तो गवर्नमेंट सेज कि आप हमेशा फाइनल वैल्यू लो। कौन सी वैल्यू लो, फाइनल वैल्यू लो, कि वो अल्टीमेट कंज्यूमर को कितने की पड़ी, दैट इज 1500। तो नेशनल इनकम में काउंट कितना होना चाहिए, 1500 रुपए। लेकिन हमने हर स्टेज पर जितने भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन थी, रॉ मटेरियल की खपत, उन सभी वैल्यूज को नेशनल इनकम में शामिल कर लिया। इस वजह से जो हमारी नेशनल इनकम है वो ओवर वैल्यूड हो गई। ओवर वैल्यूड मतलब ज्यादा आ गई। देख लो
1500 काउंट होनी चाहिए, हमने काउंट कितनी कर दी 2700। देखने में कितना अच्छा लग रहा है कि हमारी नेशनल इनकम कितनी ज्यादा ही है, लेकिन रियलिटी के अंदर वो वैल्यू कितनी है 1500 है। तो इस प्रॉब्लम को जो कि 1500 से 2700 बना देती है, इसी प्रॉब्लम को नाम दिया जाता है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। क्या नाम दिया जाता है? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो अब बताओ समझ आया आपको? सर हाँ बिल्कुल समझ आ गया। क्या समझ आया? चलो बताओ। सर हमें ये समझ आया कि प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग का मतलब होता है, दो मतलब होते हैं। पहला मतलब जब हम किसी भी वैल्यू को एक से ज्यादा बार काउंट कर ले, एक से ज्यादा बार काउंट कर ले। हमारे एग्जांपल में हमने 3 बार काउंट कर लिया, काउंट करना चाहिए था 1 बार। तो जब हम एक वैल्यू को एक से ज्यादा बार काउंट कर लेते हैं तो उससे जो नेशनल इनकम ओवर वैल्यू हो जाती है, उस ओवर वैल्यूएशन ऑफ नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग बोलते हैं। अच्छा, एक और डेफिनेशन बता दो क्या होती है? सर प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग की डेफिनेशन होती है कि जब हम फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट की जगह हम इंटरमीडिएट गुड्स की कॉस्ट को शामिल कर लेते हैं नेशनल इनकम में, तो उससे जो हमारी नेशनल इनकम ओवर वैल्यूड हो जाती है, उसको भी प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग कहते हैं। बिल्कुल सही कहा। आप दोनों में से कोई भी डेफिनेशन यूज कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए याद है जब हमने फॉर्मूला नंबर 7, वो छोटे फॉर्मूले याद आ रहे हैं, फॉर्मूला नंबर 7 और फॉर्मूला नंबर 8 पढ़ा था, तो उसमें हमने साफ साफ बोल दिया था कि वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए वैल्यू एडेड में से हमने फॉर्मूला नंबर 8 पढ़ा था। जो 8 तो था ना, ये तो मैं 7 लिख रहा था। जो फॉर्मूला नंबर 8 था हमारा, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वो साफ साफ कहता था कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन की कॉस्ट को क्या कर दो, घटा दो, तब जाके वैल्यू एडेड निकल के आएगा। तो यही बात याद रखना कि कभी भी हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट कॉस्ट को नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते, क्योंकि अगर हमने उन्हें शामिल करवा दिया तो इससे हमारी जो नेशनल इनकम है वो ओवर वैल्यूड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ओवर वैल्यूड हो जाएगी। बोलो यहां तक के कॉन्सेप्ट समझ आए? तो अब इसकी एक बार रीडिंग लगाते हैं, ठीक है। तो रीडिंग कुछ इस तरीके से है, आप ये देखिए, यहां पर देखिए आपको नजर आ रहा है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या होती है। तो साफ साफ लिखा हुआ डिफाइन में, इट रेफर टू द काउंटिंग ऑफ आउटपुट मोर देन वंस व्हाइल पासिंग थ्रू वेरियस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। जब हम किसी की वैल्यू को प्रोडक्शन के दरमियान एक से ज्यादा बार काउंट कर देते हैं तो उससे होने वाली प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग कहते हैं। बिल्कुल सही है सर। आगे पढ़ो, एक और डेफिनेशन दे रखी है, when the value of intermediate goods is taken in national income which would result overvaluation of national income, such overvaluation in national income is called double counting। साफ साफ लिखा हुआ है कि जब हम इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम में शामिल कर लेते हैं, देखो पहली लाइन साफ साफ लिखी हुई है कि जब हम इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम में शामिल कर लेते हैं तो उसकी वजह से जो नेशनल इनकम हमारी ओवर वैल्यूड हो जाती है, उस ओवर वैल्यूडेशन ऑफ नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम की डबल काउंटिंग, यानी प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग बोलते हैं। बोलो समझ आया? और साफ साफ नीचे नोट भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं नोट में क्या लिखा हुआ है, व्हाइल मेजरिंग द नेशनल इनकम द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इज टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। जब भी हम नेशनल इनकम को निकाले तो हमेशा हमेशा फाइनल वैल्यू लेनी चाहिए, इंटरमीडिएट कॉस्ट को नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अब अगली स्लाइड पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अगली स्लाइड में लिखा हुआ है कि प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग जो है वो इसमें जो एग्जांपल दे रखा है, ये एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूं, फार्मर, मिलर, बेकर और कंज्यूमर वाला, ठीक है। तो बताओ हमें कंज्यूमर की कॉस्ट को शामिल करना चाहिए या जो फार्मर और मिलर और बेकर ने बेचा उसको शामिल करना चाहिए? सर ऑब्वियस ही बात है, जो फाइनल कंज्यूमर है हमें उसकी कॉस्ट को नेशनल इनकम में शामिल करना चाहिए। बहुत बढ़िया दोस्तों, अब आपको ना चीजें समझ में आने लगी है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल सही है आप लोगों की। बताओ यहां तक कोई डाउट नहीं है? तो ये था हमारा प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। नाउ द पॉइंट इज कि अब सर एक बात बताओ, अब इसके बाद ना हमारा एक अगला टॉपिक आएगा। वो टॉपिक किस चीज का है कि इस प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को सॉल्व कैसे करते हैं, वो भी अब हमें बता दो कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, ठीक है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुनना। वो बात ये है कि प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को सॉल्व करने के लिए ना हमारे पास कई सारे मेथड्स होते हैं, बट उनमें से ब्रॉडली 2 मेथड बड़े पॉपुलर है। वो कौन कौन से आपके? वो है आपके फाइनल वैल्यू मेथड और एक होता है वैल्यू एडेड मेथड। फाइनल वैल्यू मेथड जानते हो क्या होता है? फाइनल वैल्यू मेथड ये बोलता है कि फाइनली जो चीज आपने कंज्यूमर को बेची है, वो कंज्यूमर से उसकी रेट पूछ लो और वही चीज नेशनल इनकम में शामिल कर लो। इसका मतलब जो अभी हमने एग्जांपल लिया था उसमें हमने फार्मर, मिलर और बेकर और फाइनली कंज्यूमर की बात की थी। तो
गवर्नमेंट कहती है कि आप कंज्यूमर से पूछ लो कि उसे ये गुड्स कितने के पड़े, लेट सपोज वो 1500 के पड़े, तो हाँ जो कंज्यूमर को कॉस्ट पड़ी है वही चीज नेशनल इनकम में शामिल कर दो, बीच के कोई भी आइटम कोई भी वैल्यू नेशनल इनकम में शामिल मत करो। और जानते हो इसी मेथड को हम बोलते हैं अपने पास फाइनल वैल्यू मेथड। क्या बोलते हैं? फाइनल वैल्यू मेथड, ठीक है। बट जानते हो ये मेथड ना प्रैक्टिकली ज्यादा लंबे समय तक या ज्यादा जगहों पर कारगर साबित नहीं हुआ। सर क्यों? एक बात बताओ, जब कोई कंज्यूमर कोई सामान खरीदता है तो क्या कोई सेलर उससे ये पूछता है कि एक मिनट रुको रुको, तुम मुझसे सामान खरीदो, क्या तुम कंज्यूमर हो या दोबारा किसी को बेचोगे? कभी सेलर को सुना है ऐसे पूछते हुए? और मान लो कंज्यूमर ने कह दिया नहीं मैं नहीं बेचने, मैं अपने लिए लेकर जा रहा हूं, और जब वो लेकर जा रहा था उसकी इंटेंशन बदल गई और वो उसे बेच देता है, तो क्या फाइनल वैल्यू मेथड में ये पॉसिबल है कि हम पता लगा पाए कि जो बंदा माल खरीद रहा है वो फाइनल अल्टीमेट कंज्यूमर ही है? हो सकता है वो खुद भी एक सेलर हो, फर्दर किसी को बेच दे, है ना, बात समझ रहे हो? तो फाइनल वैल्यू मेथड देखो हर जगह कारगर साबित नहीं हुआ, लेकिन कुछ जगह है जहां पर फाइनल वैल्यू मेथड कारगर साबित होता है। जैसे क्या होता है, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं कि जब हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो उसमें क्या होता है ना कि जब बोन्स वगैरह टूट जाती हैं तो उस जगह रॉड डलती है। लेट सपोज कि अगर ये चीज बहुत ज्यादा क्रैक हो गई है तो यहाँ पर रॉड डलेगी, ठीक है। अब वो रॉड ऐसी नहीं कि आप अपने स्कूल की डेस्क तोड़कर रॉड ले आए, वो वाली रॉड नहीं, इसलिए अलग रॉड होती है जो स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। कहीं मान लो अंदर जंग लग गई तो ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, जब वो रॉड खरीदने के लिए जाते हैं तो उस पर बाकायदा डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शंस होती हैं, तभी वो रॉड मेडिकल स्टोर वाले आपके लिए उपलब्ध करवाते हैं। अब मेडिकल स्टोर वाले को भी पता है कि बंदा जो रॉड खरीद रहा है इसमें पेशेंट का नाम लिखा हुआ है, तो ये इसी पेशेंट को लगाई जाएगी। तो वो क्या करेगा, वो गवर्नमेंट को बता देगा देखो फाइनल अल्टीमेट कंज्यूमर ये व्यक्ति था, और जो इनकम जनरेट हुई वो नेशनल में शामिल कर दी जाएगी, क्योंकि उसे पता है कि यही वो फाइनल व्यक्ति है जो इस रॉड को अपने अंदर डलवाएगा, अपने ऑपरेशन करके यहाँ पर फिट करवाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर फाइनल वैल्यू मेथड लग जाए, लेकिन हर जगह फाइनल वैल्यू मेथड लग पाना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए फिर हमें दूसरा मेथड यूज करना पड़ा जिसका नाम है वैल्यू एडिशन मेथड। तो एक काम करते हैं, पहले हम फाइनल वैल्यू मेथड को रीड कर लेते हैं। आप देख पा रहे हैं फाइनल वैल्यू मेथड में लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस मेथड वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स शुड बी आस्क्ड टू डिटरमाइन द नेशनल इनकम। और हमारे एग्जाम्पल के अंदर देखो कंज्यूमर जो है वो 1500 रुपए का आइटम ले रहा है, यही हमारी फाइनल वैल्यू है। और अगर हम इसको काउंट कर ले, सिर्फ फाइनल वैल्यू को काउंट कर ले, तो इससे बोलते हैं फाइनल वैल्यू मेथड। और इससे क्या होता है ना, जो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग है वो नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हमने बीच की कॉस्टिंग ली ही नहीं है, हमने फाइनल वैल्यू ले ली बस, अल्टीमेटली जो कंज्यूमर को पड़ी, बीच की ली नहीं, तो डबल काउंटिंग ऑब्वियस सी बात है कि वो नहीं हुई होगी, ठीक है। तो पहला मेथड क्या था? फाइनल वैल्यू मेथड। अगले मेथड पर चलते हैं। अगले मेथड का नाम है वैल्यू एडिड मेथड। आप देख सकते हैं वैल्यू एडिड मेथड। अब ये वैल्यू एडिड मेथड क्या बोलता है वो सुनो। वैल्यू एडिड मेथड ये बोलता है कि आप एक काम करो, अगर आप नहीं पता लगा पा रहे कि कंज्यूमर कौन है, आप एग्जाम्पल को ध्यान से देखना, भी मैं जो समझाऊंगा, आप अगर पता नहीं लगा पा रहे हो कंज्यूमर कौन है, तो एक काम करो, जो व्यक्ति इस प्रोडक्ट को बेचेगा वो वैल्यू एडिशन को जोड़ता चला जाए। क्या मतलब सर इसका? मतलब ये आप एग्जांपल देखो, इसमें एग्जांपल जैसे फार्मर और मिलर था, फार्मर और मिलर के बीच में वैल्यू एडिशन कितना था? 500 रुपए का। कितने का था? 500 रुपए का। अब आप क्या करो, कॉपी में एक जगह लिख लो 500, फिर तो मिलर से जो बेकर था उसके बीच का डिफरेंस कितना था? 500 700 बोले तो 200 रुपए का डिफरेंस था, तो 200 अलग से लिख लो। पहले आपने 500 लिखा, फिर आपने 200 अलग से लिखा। फिर ये बताओ कि जो बेकर है उसने कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट कितने में बेचा? 1500 का। कितने वाला? 700 वाला। तो 700 और 15 में डिफरेंस कितने का है बताओ? 800 रुपए का। 800 अलग से लिख दो। आपने अलग से ना 3 वैल्यू लिखी है, 500 200 और 800। जरा उनको ऐड करो, उनको ऐड करके देखो, 500 200 कितने होते हैं? 700, और 700 और 800 कितने होते हैं? 1500। तो देख लो फाइनल कितना निकला है? 1500 ही निकला है, और हमें चाहिए भी कितना था? फाइनल 1500 ही चाहिए था। और इस मेथड को बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड। आप यहां पर जो एग्जांपल देख रहे हैं आप उसमें देख सकते हैं कि फार्मर ने जब मिलर को बेचा तो वैल्यू एडिशन हुई 500 रुपए की, फिर मिलर ने जब बेकर को बेचा तो वैल्यू एडिशन हुई 200 रुपए की, और बेकर ने जब कंज्यूमर को बेचा तो वैल्यू एडिशन हुई 800 रुपए की। और इन्हीं वैल्यू एडिशंस को क्या कर दो? जोड़ दो। तो अल्टीमेटली आंसर कितना आ गया? फिर से 1500 आ गया। या तो देखो आप फाइनली कंज्यूमर को पकड़ लो, 1500 रुपए नेशनल में शामिल कर दो, उसे बोलते हैं फाइनल वैल्यू मेथड। और अगर आप कंज्यूमर नहीं ढूंढ पा रहे हो तो जितने भी लोग उस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं और जितना वो वैल्यू एडिशन कर रहे हैं वो गवर्नमेंट को बता दो, गवर्नमेंट उसी वैल्यू एडिशन को जोड़ते जोड़ते चली जाएगी, और जहां पे वो चेन रुक जाएगी समझ जाएगी गवर्नमेंट ये कंज्यूमर को बिक गया माल, और उन्हीं वैल्यू एडिशन को सम करके नेशनल इनकम में काउंट करा दिया है। और देख लो सेम एग्जांपल में जब हमने वैल्यू एडिड मेथड लगाया तो क्या हुआ? आंसर फिर भी कितना आया? 1500 आया।
और इससे क्या होता है ना, जो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। और जानते हो इसीलिए गवर्नमेंट बोलती है कि जब भी कोई सामान लो तो उसका पक्का बिल लिया करो, क्योंकि जब आप पक्का बिल लेते हो तो क्या होता है ना कि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में रहता है कि भैया ये माल इस व्यक्ति ने इसको बेचा है, फिर इसने इसको बेचा है। बट हम बिल लेते नहीं तो वो वैल्यू एडिशन लग नहीं पाता। यानी आज भी हमारी नेशनल इनकम में कई सारी खामियां हैं कि वो अंडर वैल्यू है, ओवर वैल्यू तो छोड़ दो, अंडर वैल्यू दिखती है हमें। बात समझ लो। तो दोस्तों अभी तक हमने क्या सीखा? दोस्तों अभी तक हमने ये सीखा, अब एक काम करते हैं, मैं स्लाइड्स को क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो अभी तक हमने ये सीखा कि हमारे पास क्या क्या तरीके होते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को सॉल्व करने के। तो कितने होते हैं? एक होता है हमारा वैल्यू एडेड मेथड और एक होता है फाइनल वैल्यू मेथड। फाइनल वैल्यू मेथड क्या बोलता है कि अल्टीमेटली कंज्यूमर को पकड़ लो कि कंज्यूमर को वो चीज कितने की पड़ी, 1500 रुपए की पड़ी, तो बस वही वैल्यू नेशनल में शामिल कर लो। दूसरा तरीका है कि इनके बीच का डिफरेंस ले लो, जैसे इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 500, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 200, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 800। तो इन सबको ऐड करेंगे, ये भी कितना रहेगा, 1500। अब इस वाले मेथड को नाम देते हैं फाइनल वैल्यू मेथड। क्या नाम देते हैं? फाइनल वैल्यू मेथड। और इस वाले मेथड को नाम देते हैं वैल्यू एडेड मेथड। क्या नाम दे देते हैं? वैल्यू एडेड मेथड। क्यों नाम दिया वैल्यू एडेड मेथड? बिकॉज आप देख सकते हैं जितनी वैल्यू एडिशन हुई हमने सिर्फ उसको ही काउंट किया है। बोलो यहां पर आप लोगों को बात समझ आई? तो यहां पर एक छोटा सा टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हो गया। एग्जाम में इस पर 4 या 3 नंबर का एक शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लो मैं साइड हो जाता हूं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर, और जिसमें हम सीखने वाले हैं अपने पास केस स्टडीज। दोस्तों एग्जाम में ना नेशनल इनकम से कई सारी केस स्टडीज पूछी जाती है, बट उन केस स्टडीज को टैकल करने के लिए आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि नेशनल इनकम में क्या चीज काउंट होती है और क्या चीज काउंट नहीं होती है। फिर उससे रिलेवेंट कोई भी केस स्टडी बनती है तो आप आसानी से टैकल कर लोगे। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि नेशनल इनकम में कोई भी केस स्टडी आएगी आप उसको आसानी से डील कर लोगे, ये वादा है मेरा, अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा। क्योंकि अब जो मैं पार्ट करवाने वाला हूं दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आजकल सीबीएसई बोर्ड क्या कर रहा है ना कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, वो बहुत ज्यादा केस स्टडीज बना रहा है। तो अगर हम केस स्टडी ढंग से कर ले तो क्या पेपर में नंबर नहीं आएंगे क्या? अरे दबा के आएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम केस स्टडी की ओर मूव ऑन करते हैं। दोस्तों मैं ना टोटल 20 केस स्टडी लेकर आया हूं, 20। उन 20 में से मैं 10 बताऊंगा ये शामिल होती हैं, 10 बताऊंगा ये शामिल नहीं होती। ये अभी मैं बेस बना रहा हूं, केस स्टडी तो उसके बाद आएगी, पहले बेस बनाते हैं। बेस बनाने के लिए मैंने 10 पॉइंट और 10 पॉइंट ऐसे कवर किए हुए, ठीक है। अभी मैं स्लाइड शो करूंगा, आप लोग क्या किया करो ना, अगर नोट कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, और अगर नोट नहीं करना चाहते तो स्लाइड की स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे इस पूरी क्लास की ना स्क्रीनशॉट ले लोगे तो वो आपके पास रहे। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूं अगर आप लोगों ने रजिस्टर बनाया है स्क्रीनशॉट मत लो। स्क्रीनशॉट उन लोगों के लिए होते हैं जो ज्यादा चतुर बनते हैं, फिर एग्जाम में उनके साथ चतुर बनता है। आप अगर चीजों को लिखोगे ना हाथों से तो वो चीज मेमोराइज हो जाएगी, और 10 दिन बाद कॉपी खोलकर देखोगे तो आपको वो चीज मिल जाएगी और आसानी से पढ़ पाओगे। मोबाइल की गैलरी में पड़ी हुई फोटो कोई नहीं पढ़ता भाई, सिर्फ फोटो देखने काम आती है, पढ़ने काम नहीं आती, पहले बता दो। इसलिए बाकी मर्जी आपकी, मैं तो बस यही बोलूंगा कि स्क्रीनशॉट तब लेना जब आपके पास बिल्कुल बुरे हालात हो, कॉपी पेन कुछ ना हो, लेकिन कोशिश करो नोट करने की। क्या जरूरत है भागने की? भाई वीडियो डली हुई है, आराम से देखो, वीडियो को पॉज करो नोट करो, पॉज करो नोट करो, और अपना आगे बढ़ते चलो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं जो स्लाइड लेकर आ रहा हूं उस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे क्या क्या आइटम इंक्लूड करने चाहिए और क्या क्या इंक्लूड नहीं करने चाहिए, ठीक है। तो आपकी जो स्लाइड है वो ये रही, ठीक है। अब आप इसमें देखिए, सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कौन कौन से आइटम है जो नेशनल में इंक्लूड करने चाहिए। सबसे पहला है ब्रोकरेज कमीशन। अच्छा एक बात बताओ, ये जो ब्रोकरेज कमीशन है क्या ये नेशनल इनकम में काउंट होना चाहिए? सर ब्रोकरेज कमीशन क्या होता है पहले तो ये बता दो। ब्रोकरेज कमीशन का मतलब होता है कि जब कोई भी ब्रोकर या कोई भी सेलर अपना कोई भी प्रोडक्ट बेचता है तो वो बदले में कुछ कमीशन चार्ज करता है। जैसे मान के चलो आपके यहाँ प्रॉपर्टी डीलर वाले हैं, तो प्रॉपर्टी डीलर वाली का अपना कुछ नहीं होता, सेलर होता है, बायर होता है, बस उनको मिलवाने का काम करता है। इस वजह से वो दोनों ही पार्टियों से 1 या 2% क्या लेता है, ब्रोकरेज लेता है। यस उसने कोई प्रोडक्टिव काम किया, ये नेशनल इनकम में शामिल होगा। और वही चीज लिखी हुई आप देखेंगे ध्यान से, तो ब्रोकरेज कमीशन सर्विस रेंडर्ड बाय आ ब्रोकर आर प्रोडक्टिव, दैट्स व्हाई ये नेशनल में काउंट होगा। और अभी हम जो बातें पढ़ रहे हैं वो सारी नेशनल में काउंट होंगी। बात करते हैं अगली स्लाइड की। अगली स्लाइड में का है सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय द ऑनर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट। अच्छा अगर एक ऑनर अपनी खुद की फैक्ट्री के अंदर कोई काम कर रहा है तो क्या वो नेशनल इनकम में शामिल होगा? यस बिल्कुल शामिल होगा। देखो क्यों,
The contribution to the current output of goods and services imputed value will be included in national income as they are related to the productive activity। दोस्तों जिन लोगों ने मेरी क्लास नंबर 2, 3, 4 ली है उनको पता होगा कि जब भी मैंने आपको कोई भी मेथड कराया उसके अंदर मैंने आपको एक चीज करवाई थी कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और क्या क्या चीजें ध्यान देनी चाहिए। तो प्रिकॉशंस में मैंने आपको बताई थी कि अगर कोई व्यक्ति इंप्यूटेड कॉस्ट जनरेट करता है, यस वो नेशनल इनकम में शामिल होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि मेरी अपनी एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में मैं एज अ ऑनर हूं और खुद भी काम करता हूं, तो जो मैं खुद काम कर रहा हूं उसकी जो वैल्यू है वो भी नेशनल इनकम में शामिल की जाएगी। बोलो बात समझे, इसको बोलते हैं इंप्यूटेड कॉस्ट, याद रखना चीज। बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन ये तो नेशनल में आता ही आता है, वैसे तो हम यही पॉइंट पढ़ रहे हैं कि नेशनल में क्या क्या चीजें आती हैं, ये क्यों आता है उसके पीछे रीजन सुनो। याद करो जब हमने एक्सपेंडिचर मेथड किया था तो जीडीपी एमपी निकाला था, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो जब वो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है वही तो चीज है। याद करो एग्जांपल क्या बताया था कि एक बंदे ने एक फ्लोर बनाया, फिर किराया वसूल किया, फिर दूसरा फ्लोर बनाया, फिर दूसरा पहले से जो किराया उससे थर्ड फ्लोर बना दिया कुछ टाइम बाद, दैट इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ये एक प्रोडक्टिव काम है, बिल्कुल ये नेशनल में शामिल होगी। देखो रीजन क्या लिखा हुआ है, रीजन है एज दे आर पार्ट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, हैंस ये क्या होगा हमारी नेशनल इनकम में काउंट की जाएगी। इसके बाद आगे का टॉपिक क्या हमारा, आगे पेमेंट ऑफ बोनस। जी हाँ दोस्तों, अगर हम किसी भी एम्प्लॉय को कोई बोनस पे करते हैं वो नेशनल इनकम में शामिल की जाएगी, बिकॉज उस एम्प्लॉय ने उस चीज को पाने के लिए मेहनत किया और प्रोडक्टिव काम किया है। दोस्तों आप लोग एक काम करो, अपनी कॉपी पे लिखो बोनस का मतलब क्या होता है। दोस्तों बोनस का मतलब दिवाली बोनस, होली बोनस ये नहीं होता। बोनस का मतलब होता है शेयर ऑफ प्रॉफिट। कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया तो कंपनी पता है क्या बोलती है, कंपनी कहती है ये प्रॉफिट हमने हमारी एम्प्लॉयज की मेहनत की वजह से कमाया है, इसलिए इस प्रॉफिट में से छोटा सा पार्ट हम अपने एम्प्लॉयज को भी देना चाहते हैं। और वो कब देते हैं, उनके लिए शुभ होता है दिवाली पे देना, इसलिए हम उसे दिवाली बोनस बोलते हैं। लेकिन रियलिटी के अंदर वो दिवाली बोनस नहीं बल्कि वो बोनस होता है, यानी प्रॉफिट का एक पार्ट जो हम अपने एम्प्लॉयज के साथ शेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड बोनस। और क्योंकि वो एक प्रोडक्टिव काम है, यस वो नेशनल इनकम में शामिल होगा। और आप देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, दीज आर पार्ट ऑफ कंपनसेशन गिवन बाय employee given to the employee by the employer for the productive services। एक एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को दी जाने वाली कोई भी चीज होगी तो वो प्रोडक्टिव हो, फ्री में कोई एम्प्लॉयर किसी भी एम्प्लॉय को एक ढेला भी नहीं देता, ठीक है। यस ये नेशनल में शामिल होगी। इसका अगला पॉइंट है हमारा फ्री सर्विसेज बाय गवर्नमेंट। अच्छा एक बात सुना ध्यान से, ये फ्री सुन के ना हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आ जाता है दैट इज ट्रांसफरेबल इनकम, लेकिन ये दिमाग से निकालो, यही वो केस स्टडी अगर एग्जाम में आ गई तो आप 100% गलत करके आओगे, लेकिन अब नहीं। क्यों, आप जानते हो जैसे कि मैं आपको एक कोर्स के बारे में बताता हूँ, दैट इज नेट JRF। आप सर्च करना नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये क्या होता है, प्रोफेसर्स के लिए होता है। अब इसमें क्या होता है ना, गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी सुविधा दे रखी है कि जो बच्चे पास होंगे उनमें से भी जो टॉप के 6% स्टूडेंट्स होंगे उनको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है अगर वो PhD प्रोग्राम में एनरोलमेंट ले लेते हैं। क्यों देती है स्कॉलरशिप, ताकि वो PhD पर फोकस करे अपनी घर गृहस्थी को छोड़कर, और गवर्नमेंट उन्हें 30-30, 40-40 हजार रुपए महीने के देती है। तो ये जो एक व्यक्ति को स्कॉलरशिप गवर्नमेंट से मिली, क्या ये नेशनल इनकम में काउंट होगी? यस ये काउंट होगी, बिकॉज इट इज अ गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और हमने एक्सपेंडिचर मेथड में पढ़ा था, यस इसे काउंट करवाता है, प्लस किया था, याद है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, याद आ रहा है? तो बस ये भी काउंट किया जाएगा। इसको आप ट्रांसफरेबल इनकम मत समझ लेना, ठीक है। चलिए, और वही लिखा हुआ है दे आर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बढ़ते हैं अगले केस की ओर, पेमेंट ऑफ बस फेयर बाय हाउस होल्ड। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग अपनी फैमिली के साथ कहीं टूर ट्रिप पे जा रहे हो, ठीक है। फिलहाल तो अभी कोरोना वायरस वगैरह चल रहा है, बट अभी मान लो सिचुएशन ठीक हो जाती है, आप केदारनाथ वगैरह जाते हो, बद्रीनाथ वगैरह जाते हो, कहीं भी ऐसी जगह जाते हो, तो आप बस का किराया देते हो। यस बस का किराया देते हैं। तो जो आपने बस का किराया पे किया ये नेशनल इनकम में शामिल होगा? सर ऐसे से क्वेश्चन आएंगे क्या? बेटा क्वेश्चन तो कोई से भी आ सकता है, ऐसे वैसे का क्या मतलब है, ठीक है। बताओ क्या ये नेशनल में काउंट होगा? यस काउंट होगा, ऑब्वियस सी बात है सर, हम प्रोडक्टिव वर्क कर रहे हैं, प्रोडक्टिव सर्विसेज ले, उसके बदले हम क्या कर रहे हैं, उनको कुछ पे आउट कर रहे हैं, तो यस वो नेशनल में शामिल होगा। पढ़ के देखो, आंसर में लिखा हुआ है एज दे आर पार्ट ऑफ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्योंकि मैं पर्सनली पे कर रहा हूं तो ये मेरा क्या बन गया, खर्चा, एक तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसका अगला पॉइंट है प्रॉफिट अर्न बाय एन इंडियन कंपनी फ्रॉम इट्स ब्रांच अब्रॉड। कोई प्रॉफिट कमाया है इंडियन कंपनी ने जिसकी ब्रांच अब्रॉड में है, ये सी नेशनल इनकम में शामिल होगा। अच्छा आपको याद आ रहा है डे 1,
हमने डे 1 में क्या पढ़ा था, नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम। तो मैंने आपको फोकस करवाया था नेशनल इनकम का मतलब होता है कि रेजिडेंट पर फोकस करो, बंदा अपना है या नहीं है, फिर वो देश के किसी भी कोने में, चाहे वर्ल्ड के किसी भी कोने में कमाई करेगा, वो नेशनल इनकम में शामिल होगी। और डोमेस्टिक इनकम में मैंने क्या बताया था, डोमेस्टिक टेरिटरी पे फोकस करो, चाहे कोई भी बंदा कमाए, अगर वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में रहकर कमा रहा है, यस वो डोमेस्टिक इनकम में शामिल होगा। और नेशनल इनकम में फोकस किस पे किया था, रेजिडेंशियल स्टेटस पे। तो अब एक बात बताओ, मान लो एसबीआई बैंक की एक ब्रांच लंदन में है, ठीक है, अब ये एसबीआई बैंक बताओ रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है? सर ऑब्वियस बात है वो रेजिडेंट है, बिकॉज उसका जो इनकॉर्पोरेशन हुआ वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1948 जो कि इंडिया में है उसके तहत हुआ। अब उसकी कोई ब्रांच अगर मैंने फॉरेन में खोल दिए तो इससे क्या फर्क पड़ता है, वो अभी भी क्या है, रेजिडेंट है। अब क्योंकि वो रेजिडेंट है, यस वो नेशनल इनकम में शामिल होगी, देश का वर्ल्ड के किसी भी कोने में काम करेगी, यस वो नेशनल में शामिल की जाएगी। बोलो क्लियर है? यस सर। तो वही लिखा हुआ एज दे आर अ पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यस ये फ्रॉम वहां से पैसा आ रहा है, टू नहीं है, फ्रॉम है, वहां से पैसा आ रहा है, ठीक है। इसका अगला है एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ फॉरेन टूरिस्ट। अगर मान लो फॉरेन टूरिस्टर हमारी इंडिया में आए हैं ताजमहल घूमने के लिए या फिर अपना कुतुब मीनार घूमने के लिए, अक्षरधाम घूमने के लिए, इन जगहों पर जब वो आते हैं तो जो वो पैसा खर्च करते हैं, क्या ये नेशनल इनकम में शामिल होगा? यस यस बिल्कुल होगा, प्रोडक्टिव काम है, फ्री में थोड़ी आ रहे हैं, ठीक है। चलो ये लिखा हुआ है एज द एक्सपोर्टेड गुड्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री डोमेस्टिक टेरिटरी दे आर इंक्लूडेड इन डिटरमाइन द आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी। चलो जैसे फॉरेनर्स ने आके हमारे यहाँ पर क्या किया, कुछ शॉपिंग की, तो यस वो जो शॉपिंग की है वो ये नेशनल में शामिल की जाएगी, बिकॉज इसको शॉपिंग जब उन्होंने की तो हमने वो चीज़ बनाई है ना, तो हमने जो प्रोडक्शन किया वो प्रोडक्टिव वर्क से किया, यस नेशनल में शामिल होगी। इसका हमारा लास्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय कॉमर्शियल बैंक। अब क्या है, कॉमर्शियल बैंक के द्वारा अगर कोई इंटरेस्ट पे किया जा रहा है तो क्या ये नेशनल में शामिल होगी? यस होगी। अच्छा मैं ना इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। और एक्सप्लेन करने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो मैंने बैंक से लोन लिया तो मुझे भी तो ब्याज देना पड़ेगा, वो भी नेशनल इनकम में शामिल होगी। कॉमर्शियल बैंक फर्दर सेंट्रल बैंक से लोन लेती है, उसके बदले जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है बताओ उसे क्या बोलते हैं? बैंक रेट, रेपो रेट। समझ आई बात? अब आपको अगर नहीं समझ आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी जब मैं आपको बैंकिंग का चैप्टर पढ़ाऊंगा मनी एंड बैंकिंग तो उसमें और ज्यादा क्लैरिफाई कर दूंगा। बट अभी मान के चलो कि अगर एक व्यक्ति बैंक को क्या देता है, इंटरेस्ट देता है, या बैंक सेंट्रल बैंक को इंटरेस्ट देती है, यस ये नेशनल इनकम में शामिल किया जाएगा। रीजन पढ़ो क्यों? बिकॉज इंटरेस्ट इज पेड ऑन लोन टेकन बाय कॉमर्शियल बैंक फॉर अ प्रोडक्टिव पर्पस। प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लिया, यस वो नेशनल में शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों अभी जो हमने टोटल आपके 9 केस पढ़े, ये किससे रिलेटेड है? ये उन चीजों से रिलेटेड है कि नेशनल इनकम में क्या क्या शामिल होना चाहिए। अब हम 10 केस पढ़ेंगे जो ये बताएंगे क्या क्या शामिल नहीं होना चाहिए। तो पढ़ते हैं। हेडिंग देख लो चेंज हो गई है। हेडिंग कहता है वेरियस आइटम नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। पहला पॉइंट ट्रांसफर इनकम एंड पेमेंट। अरे भाई ये तो हमने डे 1 की बिल्कुल स्टार्टिंग के 2-3 मिनट में पढ़ा था। ट्रांसफरेबल इनकम वो इनकम जो फ्री की इनकम होती है, जैसे लड़कियों की बात करता हूँ, कंचकों पे मिलने वाला पैसा, ठीक है ब्लैक मनी, फिर बस में चढ़ के हम अपना टैलेंट दिखाए, पिक पॉकेटिंग वगैरह कर लें, वो ये सारी चीज़ नेशनल में शामिल नहीं कहती है। और सबसे बड़ी बात जानते हो क्या, जब हम मेहमानों के जाते हैं तो जब हम फाइनल वहाँ से घर आ रहे होते तो मेहमान लोग हमें पैसा देते हैं ना, 100 रुपये 500 रुपये, जानते हो उनके अंदर दिल में क्या चल रहा होता है? दिल में चल रहा होता है ये ले 500 रुपये, मन में सोचते हैं वो 500 रुपये ले और जल्दी से दफा हो जा, दिख मत जाइए दोबारा से और आ मत जाइए दोबारा, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी खुशी के मारे मैं तो तुझे पैसा भी दे रहा हूँ और जल्दी से दफा हो जाओ जो अपनी कमाई की। बताओ ये कौन सी इनकम है? ट्रांसफरेबल इनकम। ये नेशनल इनकम में शामिल नहीं की जाएगी। रीजन पढ़ो क्या है, वो कहता है दे आर नॉट कनेक्टेड विद एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी। जहां बिल्कुल सही है, ये कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं, मेहमानों को जाके पैसा कलेक्ट कर रहे हो। एंड देयर इज नो वैल्यू एडिशन, इसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता, इसलिए नेशनल में शामिल नहीं की जाती है। अगला पॉइंट है कंपल्सरी ट्रांसफर पेमेंट। जैसे कंपल्सरी ट्रांसफर पेमेंट का मतलब क्या होता है कि कभी कभी गवर्नमेंट हमसे कंपलसरी लैंड एक्वायर कर लेती है। मान लो कोई ऐसा मेट्रो का प्रोजेक्ट है जिसमें मेरी लैंड शामिल हो गई है, तो अब गवर्नमेंट क्या करे, उसे मुझसे पूछेगी नहीं कि मैं आपकी लैंड लूँ ना लूँ। अगर उस प्रोजेक्ट में मेरी लैंड बीच में आ रही है तो गवर्नमेंट कंपलसरी एक्विजिशन एक्ट के तहत वो मेरी क्या कर लेगी, जमीन हड़प लेगी और बदले में पैसा जो भी कंपनसेशन, मार्केट प्राइस नहीं, जो उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगी वो उसे पे कर देगी। ये नेशनल में शामिल नहीं की जाती। रीजन पढ़ो क्यों, दे आर ट्रांसफर पेमेंट एंड गवर्नमेंट, ये एंड गवर्नमेंट 2 बार लिख गया, डज नॉट मेक एनी प्रॉमिस ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस इन रिटर्न। यानी
गवर्नमेंट बदले में नहीं कहती कि मैं तुम्हें बदले में ये चीज़ दूंगी ही दूंगी। अब एक एग्जांपल की बात करता हूँ, जैसे गवर्नमेंट ने क्या किया, आपसे टोल प्लाजा पे आपसे कुछ पैसे चार्ज किए। जब वो पैसे चार्ज करते तो गवर्नमेंट बदले में नहीं कहती कि मैं तुमसे लिया हुआ पैसा इस जगह खर्च करूंगी ही करूंगी। इसका मतलब यहाँ पर कोई प्रोडक्टिव चीज़ नहीं हो रही, दैट्स वाई नेशनल में शामिल नहीं होती है। इसका अगला पॉइंट हमारा सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, जैसे हमारे शेयर्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, अगर हम इनकी खरीद बेच करके कोई भी इनकम जनरेट करते हैं, ये नेशनल इनकम में शामिल नहीं की जाती है। इसके लिए वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज हर्षद मेहता केस, जो कि स्कैम हुआ था 1992 के अंदर। उसमें क्या था, 40 रुपए से उन्होंने 4000 करोड़ रुपए बनाए। तो उससे जितनी भी इनकम हुई वो नेशनल में शामिल नहीं की थी, बिकॉज ये क्या होती है ना, ये फ्लक्चुएटरी इनकम होती है। फ्लक्चुएटरी का मतलब होता है कि कभी बढ़ती है कभी कम होती है। भाई एक बात बोलूं, मान लो ये जो वॉच है ना, ये वॉच 100 रुपए की है, अब मैं मार्केट में इसको इस तरीके से प्रेजेंट करता हूँ कि वॉच 1 लाख में बिक जाती है, तो वो जो 1 लाख की इनकम हुई नेशनल में शामिल नहीं की जाएगी, बिकॉज ये ना मार्केट में डिमांड के बढ़ने की वजह से प्राइस बढ़ गई, लेकिन रियलिटी के अंदर उसकी प्राइस इतनी नहीं है। ये एक फ्लक्चुएटिंग इनकम है, फेक इनकम है, कि मतलब आपने खुद इसकी प्राइस बढ़ा दी लेकिन रियलिटी में उसकी इतनी कीमत नहीं है। दैट इज कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग इनकम। और ऐसी इनकम को गवर्नमेंट कभी भी नहीं बोलती नेशनल में शामिल करो, क्योंकि ऐसे हमारी नेशनल इनकम का जो रियल पिक्चर है वो निकल के नहीं आएगी। और वही लिखा हुआ है, सच ट्रांजैक्शन डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दीज फाइनेंशियल एसेट्स आर मेयर पेपर क्लेम। ये सिर्फ एक पेपर क्लेम है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। एंड इन्वॉल्व अ चेंज इन टाइटल ओनली, और ये सिर्फ चेंज इन टाइटल मतलब आज ये शेयर मेरा है, कल को बेचूंगा ये तुम्हारा हो जाएगा, इसकी कोई अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, इसलिए नेशनल में शामिल नहीं की जाती है। अगला पार्ट है विंडफॉल गेन, विनिंग फ्रॉम लॉटरी हॉर्स रेस। जैसे मान लो मैं कल को केबीसी में चला जाऊं और वहां से मैं 7 करोड़ रुपए जीत कर लेकर आऊं, ये नेशनल में शामिल नहीं होगा, बिकॉज वो लक बाई चांस है। मैं घोड़े दौड़ाता हूं तुगड़ुक 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 करके और उससे रेस जीत जाता हूं आज इधर और रेस जीत जाता हूं, और अगर मैं उस रेस में जो भी विनिंग प्राइस होगा अगर वो जीत गया तो वो मेरी नेशनल में शामिल नहीं होगी, बिकॉज यार वो लक बाई चांस है। विंड फॉल गेन है, विंड आई और फॉल हो गया और गेन हो गया, बट हमेशा विंड फॉल गेन होगा ये जरूरी नहीं है। तो वही लिखा हुआ है, देयर इज नो प्रोडक्टिव एक्टिविटी। जैसे मैं घोड़ा दौड़ा तुगड़ुक तुगड़ुक तुगड़ुक, तो ये प्रोडक्टिव एक्टिविटी है नहीं भैया, ठीक है, तो ये नेशनल में शामिल नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद नॉन मार्केटिंग ट्रांजैक्शंस। अब एक बात बताओ, जैसे आप अपनी मम्मी को क्या बोलते हो, मम्मी अगर मेरे एग्जाम में अच्छे नंबर आए तो आप मुझे क्या दोगे। मम्मी ने कहा बेटा मैं तुम्हें फोन ला के दूंगी, ठीक है। तो आपने क्या किया, बढ़िया तरीके से पढ़ना शुरू कर दिया और मम्मी ने फोन ला के भी दे दिया अगर आपके नंबर अच्छे आए तो कंडीशन है ठीक है, मम्मी ने आपको ला के भी दे दिया। अब आप मम्मी को क्या बोलोगे कि मम्मी ये जो आपने फोन दिया कितने का दिया। मम्मी ने कहा ये तुम्हें आईफोन दिया 60,000 रुपये का। सर ये ऐसा एग्जाम्पल मत लो जो मम्मी कभी ना करें एग्जाम्पल है, सुन लो। तो मम्मी ने आईफोन ला के दिया आपको 60,000 रुपये का, तो क्या ये नेशनल में शामिल होगा, नहीं होगा। आपकी इनकम है यस, बट शामिल नहीं होगा, बिकॉज यार ये डोमेस्टिक ट्रांजेक्शंस है, ये तो मम्मी का आपको लेकर प्यार है ना। फिर बाद में प्यार बरसता भी चप्पलों से झाड़ुओं से, ये लड़के समझ सकते हैं, लड़कियां नहीं समझ सकती, ठीक है। आओ इधर, तो वही बात बोली कि नॉन मार्केटिंग ट्रांजैक्शन, कोई भी ऐसी चीज जो मार्केट में नहीं है बट आप अपने घर में इंटरनल, छोटे भाई बहन होते हैं क्या बोलते हैं, जा एक गिलास पानी लिया मैं तुझे 5 रुपए दूंगा, मैं तुम्हें कुरकुरे का पैकेट दूंगा, बाद में नहीं दोगे तो क्या कर लोगे बात समझ आई। तो अगर अपने कुरकुरे पैकेट दे दिए अपने भाई बहनों को तो क्या वो नेशनल में शामिल होगी, नहीं। ऐसे तो भैया फिर पूछो मत, नेशनल में इतनी नहीं बल्कि इतनी निकल आएगी, ठीक है। तो वे लिखे इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ascertain द मार्केट वैल्यू ऑफ सच सर्विसेज आर नॉट रेंडर्ड फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग इनकम। अब मम्मी आपके लिए अगर खाना बनाती है, आपसे कोई पैसे चार्ज नहीं करती, मान लो चार्ज करने लगे, तो क्या उसकी मार्केट वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हो। एक शेफ की तो मार्केट वैल्यू आइडेंटिफाई करती है, लेकिन जो मम्मी हमारी खाना बनाती है आप नहीं काउंट कर सकते, काउंट क्या फाइंड ही नहीं कर सकते कि कितनी उसकी मार्केट वैल्यू, और आप जिंदगी में कभी पे नहीं कर पाओगे अपनी मम्मी का बनाया हुआ खाने की कीमत। याद रखना ये चीज़, ये नेशनल में शामिल नहीं किया है। ज़्यादा भावुक हो गया हो, आगे आ जाओ। सेल परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। आप जानते हो कि जब भी हम कोई पुराना माल बेचते हैं वो कभी भी नेशनल में शामिल नहीं करते, बिकॉज वो जो फर्स्ट टाइम बिका था तो हमने उसकी कॉस्ट को नेशनल में शामिल कर लिया था। रादर जो वैल्यू एडिशन है वो हम काउंट करते हैं। लेट सपोज मैंने एक बिल्डिंग ली है 10 लाख रुपए की, तो जब मैंने वो 10 लाख रुपए की ली तो मैंने वो 10 लाख रुपए किसी सेलर को पे किए होंगे, तो उसकी इनकम थी, हाँ ये नेशनल में शामिल हो गई। बट वही 10 लाख रुपए का मकान मैंने 15 लाख में बेच दिया, तो मैं 15 लाख नेशनल में काउंट नहीं करूंगा, मैं वैल्यू एडिशन तो 5 लाख का हुआ वही सिर्फ काउंट करूंगा। तो अल्टीमेटली नेशनल में 10 लाख पहले काउंट हुई, 5 लाख और हुई, तो टोटल होगी 15 लाख। यानी कि मैंने जितने में मकान बेचा वो काउंट नहीं होगी, क्योंकि वो सेकंड हैंड हो गया। फर्स्ट हैंड होता तो पूरी पूरी वैल्यू काउंट होती। अब उसकी सिर्फ और सिर्फ वैल्यू एडिशन काउंट हो गया, और वैल्यू एडिशन कितनी थी 5 लाख रुपीज, ठीक है। बात समझ आई। वैसे हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं। तो वही लिखा है दे हैज ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड इन द ईयर ओरिजिनल सेल और परचेज। जिस साल हमने इसको ओरिजिनली बेचा उस साल के इस साल में इसे हमने अकाउंट कर लिया था, इसलिए अब इसे दोबारा काउंट करने की जरूरत नहीं है। आगे लिखा है इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब जैसे क्या है
कि यहां पर बात को ध्यान से सुनना, इंटरमीडिएट कंजम्पशन की कॉस्ट को नेशनल में शामिल नहीं करते। लेट सपोज मैं आटा खरीद के लेकर आया, मैं उसमें डालने के लिए आलू खरीद के लेकर आया और आटे से मैंने गुड़ के क्या बना ली, वो पूरी लोई टाइप की बना ली और इसके बाद आलू से मैंने भरता बना के उसके अंदर डाल दिया और फिर मैंने आलू के पराठे बना के बेच दिया अपने सभी स्टूडेंट को। आ जाओ इकोनॉमिक्स इजी पे मिले आलू के पराठे 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। अब मैंने आप लोगों को आलू के पराठे बेचे 10 रुपए के हिसाब से। एक बात बताओ कि जो मैंने आलू खरीदे या मैंने जो आटा खरीदा, क्या ये नेशनल में शामिल होगी? द आंसर इज नो, क्योंकि ये रॉ मटेरियल है, क्योंकि फाइनल आउटपुट क्या है? आलू द पराठा। बात समझ रहे हो? तो आलू के पराठे की कॉस्ट को तो नेशनल में शामिल कर लेंगे, इसे बोलते हैं फाइनल वैल्यू मेथड, लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स की कॉस्ट को शामिल नहीं करते, क्योंकि अगर हमने इंटरमीडिएट गुड्स की कॉस्ट को शामिल कर लिया तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कमेंट करो, वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करो यहीं कहीं और कमेंट करके बताओ क्या हो जाए, क्या हो जाएगा अगर 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 मैं इंटरमीडिएट गुड्स की कॉस्ट को भी नेशनल इनकम में शामिल कर लूंगा। तो आप लोग बताओ क्या होगा? सर क्या होगा? वही होगा, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग हो जाएगी, एक वैल्यू दो बार काउंट हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। जिन लोगों ने कमेंट किया ना भाई, उन लोगों के नंबर तो आने वाले हैं, क्योंकि भाई अगर आप कमेंट करोगे, मेरे साथ साथ चलोगे, तभी आपके नंबर आएंगे, अदरवाइज तो आप समझ जाओ कि क्या होने वाला है आपके साथ। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले केस की ओर। तो अगले केस के अंदर क्या है? कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस का मतलब क्या होता है कि जैसे अभी कंगना रनावत की आपने न्यूज सुनी थी, जैसा सुनी थी, उसके ऑफिस पर बुलडोजर चला दिया गया था। शिवसेना पार्टी ने उनके ऑफिस पर बुलडोजर चलवा दिया था किसी भी रीजन से। अब देखो मैं कोई ज्यादा वो डिप्लोमेटिक्स बातें नहीं करूंगा, सीधे मुद्दे की बात करूंगा। उनका जब ऑफिस तोड़ा गया तो उनके ऑफिस को तोड़ने से हो सकता है किसी दूसरी पार्टी को कोई इनकम हुई हो। जैसे किसी ने बोला कि तुम इसका ये नुकसान कर दो, मैं तुम्हें पैसा दूंगा, तो यार ना ऐसे कोई भी नुकसान से कमाई जाने वाली इनकम नेशनल इनकम में शामिल नहीं की जाती। वही लिखा हुआ है, दे डू नॉट अफेक्ट द नेशनल प्रोडक्ट डायरेक्टली। क्लियर है? आगे कैपिटल गेन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अच्छा एक बात मैं आपको बताता हूं, जैसे मैं प्रॉपर्टी डीलर नहीं हूं, बट किसी रीजन से मुझे अपना घर बेचना पड़ा और जब मैंने बेचा तो मुझे प्रॉफिट हो गया, तो जो मुझे प्रॉफिट हो दैट इज माय कैपिटल गेन, बिकॉज कैपिटल गेन हमेशा फिक्स्ड एसेट्स को बेचने पर होता है, करंट एसेट को बेचने पर नहीं होता। तो जो मुझे कैपिटल गेन हुआ वो नेशनल इनकम में शामिल नहीं की जाएगी, बिकॉज वो एक ओकेजनली इनकम है। ओकेजनली का मतलब होता है कभी कभी होती है, रेगुलर इनकम नहीं है। हाँ अगर वो मेरी रेगुलर इनकम होती वो नेशनल इनकम में शामिल कर ली जाती है, बट क्योंकि ये मेरी ओकेजनली इनकम है इसलिए नेशनल में शामिल नहीं की जाएगी। यहां तक बात समझ आई? यस सर। तो वही लिखा है, दे डू नॉट ऐड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। मैंने तो आपको इससे ज्यादा ही डिटेल बता दी। अगला 10th पॉइंट है नेशनल डेट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेड बाय हाउस होल्ड टू द कॉमर्शियल बैंक। अब ध्यान देना, मैंने कोई इंटरेस्ट पे किया है कॉमर्शियल बैंक को, क्या ये नेशनल इनकम में शामिल होगी? द आंसर इज नो। क्यों क्यों क्यों? उसका रीजन है, सुनो। उसका रीजन ये है कि जो मैंने इंटरेस्ट पे किया है ना, अल्टीमेटली वो मेरी नेशनल में पहले ही काउंट हो चुकी थी, क्योंकि कभी किसी टाइम पर वो मैंने कमाई की हुई। सर नहीं समझ आया? अरे कोई बात नहीं, सुन लो, एक देसी तरीका बताऊं मैं आपको। ये सर बता दो, देखो मैंने कोई इंटरेस्ट पे किया कॉमर्शियल बैंक को, अब ये बताओ वो जो इनकम है जो मैंने पे की है, ठीक है, वो इनकम किसकी बनी? सर कॉमर्शियल बैंक की इनकम बनी। कॉमर्शियल बैंक ये बोलता है कि ये जो इनकम है इसे हम इनकम नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? बिकॉज जो पैसा हमने आपको उधार दिया है वो अल्टीमेटली कस्टमर का ही तो पैसा था भाई। दूसरे कस्टमर का पैसा जो सेविंग अकाउंट में था वो निकाल के हमने आपको लोन दे दिया। बात समझ रहे हो? इट मींस यहां पर जो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो है वो नहीं हुआ। दोस्तों यही वो पॉइंट है जो आपको दिक्कत कर सकता है। ये इसी वजह से नेशनल इनकम में शामिल नहीं की जाती है। पढ़ो एक बार, लिखा हुआ नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट, सब लिखा हुआ इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फॉर कंजम्पशन पर्पस इज नॉट इंक्लूडेड। समझ रहे हो बात को? केस स्टडी में और समझा दूंगा, ठीक है। अभी आगे बढ़ो। इसके बाद बस हमारे पास यही 10 पॉइंट है। अब आपको पता है क्या करना है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। आपको ये करना है, क्या शामिल, अरे रुको रुको, हाँ क्या शामिल करना है, याद है वो 9 केस हमने पढ़े थे, उनको दोबारा ढंग से पढ़ लो। और क्या शामिल नहीं करना है, इसके हमने कितने केस पढ़े? 10 केस पढ़े। क्या शामिल नहीं करना है, इसके हमने 10 केस पढ़े। ये 19 केस ढंग से पढ़ लो, इसके बाद आपको केस स्टडी समझ आई, क्योंकि अभी मैं इसके बाद केस स्टडी ही लाने वाला हूं, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पॉज करो, इनको पहले 19 केस जो कराए इनको दिमाग में बैठा लो, क्योंकि अभी जो मैं केस स्टडी कर रहा हूं उसमें क्वेश्चन के आंसर आप लोग देने वाले हो। कौन लोग देने वाले हो? आप लोग देने वाले हो, ठीक है। तो अभी मैं थोड़े से वीडियो को पॉज करके आप पहले नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलो अब हम बढ़ते हैं अपने केस स्टडी की ओर। आई होप कि आपने ये सारी की सारी चीज नोट डाउन कर ली होंगी और वीडियो को पॉज करके पहले समझ लिए होंगे, उसके बाद ही आप इस केस स्टडी पर आ रहे होंगे। दोस्तों अब आपको एक बात बताऊं, अब मैं जो भी केस स्टडी डिस्प्ले करने वाला हूं
वो सारे के सारे एग्जाम में आ चुके हैं, सारे के सारे एग्जाम में आ चुके हैं। मैं आपको यहाँ पर इन 30 दिनों के अंदर 100% सिलेबस करवाने वाला हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप लोगों का बेड़ा गर्क हो चुका है इकोनॉमिक्स में। बेड़ा गर्क का मतलब पूरे साल नहीं पढ़ पाए किसी भी रीज़न से, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बस 30 दिन मेरे साथ रहो, पूरी इकोनॉमिक्स में ढंग से करा दूंगा, रत्ती भर की भी आपकी जगह नहीं छोड़ूंगा कि आपको कोई चीज़ ना आता हो, चाहे वो केस स्टडी हो, चाहे न्यूमेरिकल्स हो, चाहे वो थ्योरी हो, या कोई भी चीज़ हो, ये वादा है मेरा। लेकिन 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 आपसे क्या चाहिए, मुझे आपसे गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए? ठोक के लाइक चाहिए, दबा के कमेंट चाहिए और शेयर चाहिए। कोशिश क्या करो, आप अपनी फेसबुक आईडी पर इन चीज़ों को थोड़ा शेयर किया करो। इसलिए नहीं कि मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे, मेरे 10-20 व्यूज़ बढ़ जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि इसलिए कि जिस तरह से आप नीडी लोग हो, इसकी ज़रूरत है। हो सकता है आपका कोई ऐसा दोस्त जिसको नहीं पता हो, उसको भी ज़रूरत हो। जितना शेयर करोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो, इनडायरेक्टली वी आर ह्यूमन बींग्स। अगर आप किसी की नहीं समझ पाओगे प्रॉब्लम्स, तो कोई भगवान आपकी भी क्यों सुनेगा? बात समझो। तो इसमें कोशिश क्या करो, चीज़ों को शेयर करने की। कभी कभी व्हाट्सएप स्टेटस भी लगा दिया करो, जो लिंक होता है उसे व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दो। इससे क्या होगा ना, जितने आप नॉलेज को स्प्रेड करो, आपकी खुद की नॉलेज उतनी ज़्यादा बढ़ेगी और आपको नहीं पता चले इनडायरेक्टली आप अपने लिए बेनिफिट कर रहे हो। बाकी मर्जी आपकी, ठीक है, बाकी मुझे तो पढ़ाना ही है, ठीक है। तो मैं अपना स्टार्ट करता हूँ अपना केस। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे अपने पास, आज बोल रहा हूँ, अब हम अपने पास पढ़ेंगे केस स्टडीज, और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप आंसर दोगे। अब सुनो, अब गेम स्टार्ट हो गया। गेम का रूल क्या है, पहले ये सुनो। गेम का रूल ये है, मैं केस बोलूंगा, आप वीडियो को पॉज करेंगे और आंसर नीचे लिखेंगे। मैं टोटल अराउंड 17 केस लेकर आया हूं। कितने केस? 17 केस। 17 के 17 आंसर मुझे चाहिए। 17 के 17 आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए आप सभी लोगों से। अगर आपने कमेंट नहीं किया तो इट मींस यू आर नॉट इंटरेस्टेड कि आपके 90 मार्क्स आए। आप बिल्कुल इंटरेस्टेड हो, आप सिर्फ खाना पूर्ति करो वीडियो को देखकर। याद रखना, बात आपके अब मार्क्स पर आ चुकी है। मैं देखना चाहता हूं कि मेरे कितने लोग हैं, फैमिली इकोनॉमिक्स सीजीए के फैमिली मेंबर कितने हैं जो मेरे साथ मेरी बातों को मानेंगे। यानी आपको क्या करना है, मैं केस स्टडी डिस्प्ले करूंगा, क्वेश्चन डिस्प्ले करूंगा, आंसर आप नीचे दोगे कि इंक्लूड होगा या नहीं होगा। यानी अभी हम क्या पढ़ेंगे कि नेशनल में शामिल होगा या नहीं होगा, तो आपको यस और नो देना है और रीजन भी देना है, एक लाइन का, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, एक लाइन का। 17 केस स्टडी जो लोग मेरे साथ पार्टिसिपेट करेंगे कमेंट बॉक्स में कर करके, एक केस स्टडी आएगी, वीडियो पॉज करो, कमेंट करो, क्लिक करो, उसके बाद देखो अगली केस स्टडी क्या आती है। इस तरीके से हम करेंगे। और जिस व्यक्ति ने 17 के 17 केस स्टडी का आंसर दिए और मान लो गलत भी हो, एटलीस्ट उसने कोशिश तो की। और जिसने बिल्कुल नहीं दी, इट मींस वो सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है। देखते हैं आप में से कितने लोग खाना पूर्ति करते हैं और कितने लोग वाकई सिंसियर हैं। उनका ड्रीम है 90+ लाना बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो ड्रीमर्स आ जाओ, तुम्हारी बारी आ गई है, ठीक है। चलो मेरे साथ स्टार्ट करते हैं। मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूं और ये रहा, ठीक है। अब आप देखो, यहां पर सबसे पहले केस स्टडी है, आपको बताना है क्या ये नेशनल इनकम में शामिल होगी या नहीं होगी, ठीक है। आप आंसर में यस और नो लिखेंगे और विद रीजन लिखेंगे। तो केस क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू हाउस। बताओ, हमने एक नया घर बनाया, क्या ये नेशनल में शामिल होगा? यही वीडियो पॉज करो, आंसर दो। चलो आंसर की बात करते हैं। आंसर है यस, एक नया घर बनाए, ये नेशनल में शामिल होगा। क्यों? क्योंकि अब देखो प्रेजेंटेशन देखना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे प्रेजेंट करना है। सबसे पहले आपने सोल्यूशन में लिखा यस। क्या यस? क्या यस? विल यू मैरी मी? यस नहीं सर, यस का मतलब है इट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। हाँ, ये नेशनल में शामिल होगा। रीजन क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड लीड टू प्रोडक्टिव प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो यही प्रेजेंटेशन आपको देनी है। पहले आपको यस लिखना है, यस इट इज इंक्लूडेड नेशनल, फिर उसका रीजन भी देना, और यही प्रेजेंटेशन आपको एग्जाम में देनी है। अगला क्वेश्चन, आई होप कि आप लोगों ने वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में आंसर दे दिया होगा, ठीक है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। विनिंग ऑफ अ लॉटरी प्राइज, लॉटरी प्राइज से जीता हुआ पैसा नेशनल में शामिल होगा। तो पहले बताओ यस और नो और फिर उसका रीजन दो। वीडियो को पॉज करो यहीं पर और कमेंट बॉक्स जिंदाबाद। चलिए अब मैं इसका आंसर बताता हूं। आंसर है नो, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं नो इट विल नॉट इंक्लूड इन नेशनल। रीजन क्या है? बिकॉज इट डज नॉट ऐड टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, क्योंकि इससे इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो नहीं होता। दैट्स वाई लॉटरी से जीती हुई पैसा कभी भी नेशनल में शामिल नहीं होता। ऑलरेडी अभी हम पढ़ चुके थे थोड़ी देर पहले। अगला क्वेश्चन, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ स्टॉक लाइंग विद अ ट्रेडर। क्या मतलब है? पहले मतलब समझ लो फिर आंसर देना। मान लो मैं एक व्यापारी हूं और मैं आलू बेचने का काम करता हूं। मैंने जब आलू खरीदे थे तो 10 रुपए किलो के हिसाब से खरीदे थे, और मैं उन आलू को स्टोरेज
हाउस में रख लेता हूँ और मैं उस टाइम आलू को रिलीज करता हूँ जिस टाइम आलू के प्राइस हाई होते हैं। जैसे मान लो आलू की प्राइस हो गई 70 रुपए किलो, तब मैंने अपना स्टोरेज हाउस खोला और वो आलू बेचना शुरू कर दिया। मेरी अपनी खरीद की थी 10 रुपए, बट मैंने स्टोर करके रखा ये सोचकर कि मैं इसको तब बेचूंगा जब रेट अच्छे हो जाएंगे या महंगे मिलेंगे। तो ऐसे में जो मुझे महंगे रेट मिले, क्या ये नेशनल इनकम में शामिल किए जाएंगे? सोचो। यही वीडियो पॉज करो और आंसर दो मुझे कमेंट बॉक्स में विद रीजन। चलिए, आंसर है नो, इट विल नॉट इंक्लूड इन नेशनल इनकम। रीजन है इट डज नॉट ऐड अमाउंट ऑफ एनी फ्लो ऑफ गुड्स। देखो वो एक फ्लक्चुएशनरी थी कि डिमांड और सप्लाई की वजह से प्राइस 70 रुपए हो गए, लेकिन रियलिटी में आलू के रेट कितने थे? 10 रुपए थे। दैट्स वाई ये नेशनल इनकम में शामिल नहीं हुआ। समझ आई बात? तो वही रीजन लिखो, इट डज नॉट ऐड एनी टू एनी फ्लो ऑफ गुड्स। अगला केस, नेशनल डेट इंटरेस्ट। इस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। बताओ ये नेशनल में शामिल होगी नहीं होगी? यही वीडियो पॉज करो, कमेंट बॉक्स जिंदाबाद। चलिए आंसर बताता हूं। आंसर है नो, इट विल नॉट इंक्लूड इन नेशनल इनकम। रीजन, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन बाय गवर्नमेंट टू मीट इट्स कंजम्पशन पर्पस। क्यों? अभी हमने पढ़ा था नेशनल डेट इंटरेस्ट शामिल नहीं किया जाता, बिकॉज गवर्नमेंट अगर लोन लेती भी है तो वो अपने कुछ खर्चों को बियर करने के लिए करती है, कोई प्रोडक्टिव काम के लिए नहीं करती। दैट्स वाई इंटरेस्ट काउंट नहीं किया जाता। पहले आपने देखा नो इट विल नॉट इंक्लूड, फिर उसका नीचे क्या दिया हुआ? रीजन। देखते हैं आपने से कितने लोगों ने इसका आंसर सही दिया होगा। अगला केस है रेंट फ्री हाउस गिवन टू द एम्प्लॉय बाय द एम्प्लॉयर। आरएफए बोलते हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन। क्या होता है? एक एम्प्लॉयर ने अपने अच्छे एम्प्लॉय को बोला कि तुम्हें रहने के लिए घर चाहिए, चलो मैं तुम्हें घर दे देता हूं और उस घर का तुम्हें कोई किराया नहीं देना, फ्री में रहो आराम से, ये पूरा बंगला है, आराम से रहो। तो बताओ क्या एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को ये जो सर्विसेज दी गई, क्या ये नेशनल इनकम में शामिल की जाएगी? आंसर दे दिया आपने कमेंट बॉक्स में वीडियो को पॉज करके। चलो आंसर है यस, इट विल इंक्लूड इन नेशनल इनकम बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ वेजेस इन काइंड पेड टू एम्प्लॉय। जिन लोगों ने मुझसे क्लास 3 पढ़ी है, मैंने उसमें एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ाया था, नहीं क्लास 2 में पढ़ाया था इनकम मेथड। उसमें याद है मैंने आपको बताया था कि कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज में वेजेस एंड सैलरीज प्लस सोशल सिक्योरिटी स्कीम कंट्रीब्यूट हुआ था एम्प्लॉयर। तो जहां पर मैंने बोला था वेजेस एंड सैलरीज है, उसमें 3 एरो बनाए थे मैंने। वेजेस एंड सैलरी कैश में दे सकते हैं, वेजेस एंड सैलरीज काइंड में दे सकते हैं, और वेजेस एंड सैलरीज आपको एडवांस वगैरह में दे सकते हैं। तो ये काइंड हो गया, बात समझ रहे हो? तो ये नेशनल में शामिल होगी क्योंकि हमारे फॉर्मूले में शामिल होता है ये, इस वजह से। ठीक है। अगला केस, प्रॉफिट अर्न बाय द ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया। मतलब क्या है कि प्रॉफिट की है एक फॉरेन बैंक की ब्रांच। जैसे मैं बात करता हूँ सिटी बैंक की। सिटी बैंक कोई इंडियन बैंक नहीं है, ठीक है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ये भी इंडिया की बैंक नहीं है। अब क्या है, ये बैंक इंडिया में आके काम कर रही है। ये सारी बैंकों की स्थापना यूएस में, यूके में, वहां पर की गई थी, बट उनकी एक ब्रांच इंडिया में है और इंडिया में रहकर उस बैंक ने कोई प्रॉफिट कमाया। क्या ये नेशनल इनकम में शामिल किया जाएगा? सोचो, आंसर दो इसका। चलो, तो आंसर है इसका नो, इट विल नॉट इंक्लूड इन नेशनल इनकम। अच्छा एक बात बताऊं, याद करो नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट क्या बोलता था? डे 1 जो मैंने आपको पढ़ाया था, डे 1 में क्या पढ़ाया था कि नेशनल इनकम में रेजिडेंशियल स्टेटस पे फोकस किया जाता है और डोमेस्टिक इनकम में डोमेस्टिक टेरिटरी पे फोकस किया जाता है। तो अभी हम क्योंकि नेशनल इनकम की बात करें, तो क्या जो ब्रांच है, जो फॉरेन ब्रांच है, क्या ये रेजिडेंट है? नहीं। जब वो रेजिडेंट ही नहीं है, फिर चाहे वो हमारे देश में कमाए, कहीं भी कमाए, वो नेशनल में शामिल नहीं की जाएगी इंडिया की। तो वही लिखा है नो, इट विल नॉट इंक्लूड इन नेशनल इनकम। रीजन, इट इज अ पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। बल्कि वो कमा के अपने देश ले जा रही है। NFIA में 2 वाला, ये 2 मतलब लेकर जा रही है, फ्रॉम ला नहीं रही है। अगला है फूड परचेज बाय अ फॉरेन टूरिस्ट एट अ होटल इन न्यू दिल्ली। ओह माय गॉड, एक टूरिस्ट आए, ठीक है, और उन्होंने दिल्ली के किसी होटल में कोई खाना पीना खरीदा। बताओ ये नेशनल इनकम में शामिल किया जाएगा? बेटा सही आंसर देना और कमेंट में सारा पार्टिसिपेट करोगे आप लोग, सारे के सारे क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन है, 7वां चल रहा है, सारे पार्टिसिपेट करने हैं। तो वीडियो को पॉज करो, कमेंट बॉक्स में बताओ इंक्लूड होगा नहीं होगा, और अगर होगा तो क्यों होगा, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। आंसर है यस, इट विल इंक्लूड इन नेशनल इनकम बिकॉज गुड्स या फिर कह लो फूड परचेज बाय फॉरनर आर एक्सपोर्ट ऑफ आवर कंट्री। ये हमारी कंट्री के लिए एक्सपोर्ट है। सर मतलब अगर मान लो मेरी एक ठेली है, उस पर आके वो अमरूद खरीदता है, तो वो फिरंगी और खरीदता है, तो क्या एक्सपोर्ट है? और क्या भाई, फिरंगी जो खरीद रहा है वो अल्टीमेटली आपको डॉलर तो दे रहा है? नहीं सर, वो इंडियन करेंसी देते हैं। अरे भाई क्या फर्क पड़ता है, उसने एयरपोर्ट पे आके डॉलर को एक्सचेंज तो कराया होगा ना। यस, तो ये एक्सपोर्ट है। ओहो ठीक है। चलो इसके बाद है रेंट रिसीव्ड बाय इंडियन रेजिडेंट ऑन देयर बिल्डिंग रेंटेड आउट टू फॉरनर्स इन इंडिया। पता है मेरा मकान है
उस मकान के 4th फ्लोर पर मैंने क्या कर रखा, फॉरनर्स रख रखे हैं, ठीक है, सारे के सारे इटालियंस रखे हुए हैं, ठीक है। अब वो जो फॉरनर्स हैं मैं उनसे किराया वसूल करता हूँ, क्या 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 ये नेशनल में शामिल होगी, बताओ। वीडियो को पॉज करो और आंसर दो। आंसर है यस, इट विल इंक्लूड इन नेशनल, रीजन इट इज अ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। भैया विदेशों से शुद्ध साधन आए आ रही है, इनकम मतलब NFI है वो भी फ्रॉम बाहर से इंडिया में आ रही है, यस इंक्लूड होगा। अगला केस है फ्री मेडिकल फैसिलिटी बाय द एम्प्लॉयर। एक एम्प्लॉयर ने बोला कि तुम में से सभी लोगों का कोरोना टेस्ट मैं करवाऊंगा और तुमसे कोई पैसे चार्ज नहीं करूंगा। अब बताओ क्या नेशनल में शामिल होगा? सर नेशनल इनकम का तो नहीं पता, लेकिन एम्प्लॉय जरूर भाग जाएगा। कौन क्वारंटाइन होगा भाई, कौन होगा ये बताओ, ठीक है। चलो इसका आंसर है यस, इट विल इंक्लूड इन नेशनल इनकम बिकॉज दीज फ्री सर्विसेज आर पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ये देखो वैसे तो फ्री है, लेकिन एम्प्लॉयर यानी मालिक के तो जेब से जा रहे हैं ना, तो मालिक अपने एम्प्लॉय के लिए खर्च कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। बात समझ रहे हो, ठीक है, ये सी शामिल होगा। अगला है 10th, ड्यूरेबल गुड्स परचेज बाय हाउस होल्ड। ड्यूरेबल कोई भी गुड्स अगर हाउस होल्ड ने खरीदा, क्या ये नेशनल में शामिल होगा? द आंसर इज यस, इट विल इंक्लूड इन नेशनल इनकम, रीजन इट इज अ पार्ट ऑफ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये क्या है? पार्ट है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट क्यों भाई? बिकॉज मैंने पर्सनली खर्च किया, गवर्नमेंट ने थोड़ी खर्च किया। मैंने आपको बताया था ना, जब आपको एक्सपेंडिचर मेथड कराया था, 2 टाइप के खर्च होते हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट। गवर्नमेंट होते हैं जो गवर्नमेंट करती है, प्राइवेट होते हैं जो हम खुद करते हैं। अब यहाँ पर जो चीज़ मैंने ड्यूरेबल गुड्स खरीदी, एक हाउस होल्ड अपना खुद का खर्चा कर रहा है, यानी प्राइवेट फाइनल। और आप जानते हो जीडीपी में प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर को जोड़ा जाता है, दैट्स वाई यस इट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। अगला है 11th पार्ट, प्रॉफिट अर्न बाय एन इंडियन बैंक फ्रॉम इट्स ब्रांच अब्रॉड। इंडिया की बैंक है, उसकी एक ब्रांच फॉरेन में खुली है और वहां से प्रॉफिट कमाए, क्या ये नेशनल में शामिल होगा? जैसे SBI की बात करते हैं, ठीक है, SBI की और HDFC की, इनकी कई सारी ब्रांचें हैं जो फॉरेन में भी खुली हुई हैं और वहां से कोई प्रॉफिट कमाते हैं, क्या ये नेशनल में शामिल होगा? बताओ कमेंट करो, ठीक है। आंसर है यस, इट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, रीजन है दे आर पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी NFI है और NFI में भी क्या है? फ्रॉम मतलब पैसा आ रहा है, ठीक है। अगला केस है मिल्क परचेज बाय अ स्वीट शॉप टू मेक मिल्क केक। ओहो, मिल्क केक बनाने के लिए एक हलवाई ने दूध खरीदा, तो जो उसने दूध खरीदा क्या ये नेशनल में काउंट करना चाहिए? दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अब आप बताओ क्या एक हलवाई वाले ने कोई दूध खरीदा मिल्क केक बनाने के लिए, क्या ये मिल्क जो उसने खरीदा वो नेशनल में शामिल होगा? तो आंसर है नो, इट विल नॉट इंक्लूड। पता है क्यों? बिकॉज हलवाई वाले के लिए मिल्क केक है फाइनल गुड्स, और उससे बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल खरीदा, दूध खरीदा, शक्कर खरीदी, ये क्या है उसके लिए? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोले तो रॉ मटेरियल को कभी भी नेशनल में शामिल नहीं करते, क्योंकि इससे प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग हो जाती है। तो वही लिखा है इट इज अ पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। याद है वो मैंने आलू का पराठा एग्जाम्पल दिया था, आलू का पराठा फाइनल गुड्स है, उसके लिए आलू खरीदा, आटा खरीदा, वो नेशनल में शामिल नहीं करे बिकॉज वो इंटरमीडिएट गुड्स है। ठीक इसी तरह एक हलवाई वाले के लिए चीनी खरीदना या फिर मिल्क खरीदना क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स है और इंटरमीडिएट गुड्स को शामिल नहीं करते। मनी रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, नहीं सेल ऑफ हैंड गुड्स। अब बताओ कोई भी पैसा मिला कोई चीज को बेचकर, तो आंसर क्या है? नो, इट विल नॉट इंक्लूड इन नेशनल इनकम। अच्छा एक बात बोलूं, ये सेल ऑफ हैंड गुड्स लिख दिया, इसको ना सेकेंड हैंड गुड्स लिख देना, वो गलती से टाइपिंग एरर होगी, टाइप मैं ही करता हूँ, हो जाती कभी कभी, ठीक है। तो प्लीज 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 माफ करना, इसको सेकंड लिख लो, ठीक है, सेकंड हैंड गुड्स। तो हाँ, सेकंड हैंड गुड्स को बेचकर जो पैसा कमाया वो नेशनल इनकम में शामिल नहीं होता, रादर उसकी वैल्यू एडिशन शामिल होती है। मैंने वो बिल्डिंग वाला एग्जांपल दिया था ना, इतने की बिल्डिंग बेची, तो जितना वैल्यू एडिशन हो वो काउंट होगा, बट पूरी कॉस्ट सेकंड हैंड गुड्स की शामिल नहीं होती। तो वही लिखा है नो, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, रीजन इट इज ऑलरेडी रिवाइज्ड फ्रॉम फर्स्ट टाइम सेल। जब वो पहली बार सेल हुई थी उसको हमने काउंट कर लिया था, तो अब सेकंड टाइम काउंट नहीं करेंगे, बट हाँ वैल्यू एडिशन होगी तो काउंट करेंगे। इम्प्यूटेड रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। इम्प्यूटेड रेंट का मतलब क्या होता है? मैं मेरे घर में रहता हूं, मुझे किराया नहीं देना। जैसे मान लो मेरा अपना मकान है, मैं किराए पे नहीं रहता, और अगर मैं किराए पे रहता तो 6,000 रुपये किराया देना पड़ता उस घर का। तो बताओ ऐसे जो 6,000 रुपये हमने इम्प्यूट कर लिया, कैलकुलेट कर लिया, क्या ये नेशनल में शामिल होगा? द आंसर इज यस, इट विल इंक्लूड इन नेशनल। मैंने आपको बताया भी था जब प्रिकॉशंस वगैरह में कराता था ना इनकम एक्सपेंडिचर और प्रोडक्शन मेथड में, तो मैंने प्रिकॉशंस बताया था कि इम्प्यूटेड कॉस्ट को शामिल किया जाता है नेशनल इनकम में। वही लिखा हुआ है रीजन एज पीपल लिविंग इन सच हाउसेस एंजॉय हाउसिंग सर्विस सिमिलर टू दोज एज अ रेंटल हाउस। अगर आप किराए के मकान में भी रह रहे हो तो यही सुख सुविधाएं आपको मिलती जो आज आप अपने मकान में ले रहे हो, तो यस ये नेशनल में शामिल किया जाएगा। इसके बाद है सर्विस रेंडर्ड बाय फैमिली मेंबर टू ईच अदर।
पापा ने बोला कि अच्छा तुझे ठंड लग रही है, चल आज मेरी बेटी, मतलब जनरली पापा का बेटियों से होता है ना एक प्यार, बाकी लड़कों के लिए तो चप्पल और बेल्ट निकलती है, लड़कियों के लिए क्या होता है, प्यार निकलता है, ठीक है। तो पापा बोलते हैं अरे मेरे बच्ची, मतलब लड़की है बच्ची, तुझे ठंड लग रही, ये ले मैं तुझे शॉल उड़ा देता हूँ। अब बताओ पापा ने आपकी इतनी हेल्प की, शॉल उड़ा दी, फिर बोले अच्छा अच्छा तुम्हें ऑनलाइन क्लास चाहिए, तुम्हें मोबाइल चाहिए, ये लो मेरी बेटी के लिए मोबाइल। अब ये जो पापा इतनी सारी सर्विसेज दे रहे हैं, देखो लड़कों के लिए नहीं होता, मैं साफ बता रहा हूँ, लड़कों के लिए सिर्फ बेल्ट और चप्पल ही निकलती है और कुछ नहीं निकलता इसके अलावा, और ले दे के अगर ज़्यादा बोलोगे तो घूंसे भी निकल जाएंगे, ठीक है। तो अब जो सर्विसेज पापा अपने बच्चों को दे रहे हैं, तो क्या ये नेशनल इनकम में शामिल की जाएगी बताओ? तो आंसर है नो, इट विल नॉट इंक्लूड इन नेशनल इनकम। रीजन, इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय फैमिली मेंबर टू ईच अदर। अब जो पापा की परियां होती हैं समझाने के लिए, ठीक है, अब जो पापा की परियां होती है तो पापा को बोलते हैं कि पापा ये ला दो वो ला दो, पापा उनके लिए लाते हैं, तो क्या उसकी कोई मार्केट प्राइस है? अरे नहीं है भाई, वो पापा है, मम्मी भी है, ठीक है, तो कोई भी है तो उसकी मार्केट प्राइस निकालना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हम उसको नेशनल में शामिल नहीं करते। और ये तो घरेलू बातें यार, ठीक है। अगला पॉइंट है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय हाउस होल्ड। एक हाउस होल्ड ने, मतलब मान लो मेरे घर में ही मैंने अपना इंश्योरेंस प्रीमियम करा रखा है और उसके लिए मैं प्रीमियम पे करता हूँ, क्या नेशनल में शामिल होगा? यस, बिल्कुल शामिल होगा। इट विल इंक्लूड नेशनल बिकॉज क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। बोलो क्लियर है? अगला केस, लास्ट केस है परचेज ऑफ यूनिफॉर्म फॉर नर्स बाय अ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल वालों ने कहा कि अगर तुम्हें हमारे यहाँ पर नर्स की जॉब करें तो तुम्हें हमसे ये पर्टिकुलर एक ड्रेस खरीदनी ही पड़ेगी। बताओ क्या ये नेशनल इनकम में शामिल होगा? तो आंसर इज नो, इट विल नॉट इंक्लूड इन नेशनल इनकम बिकॉज ये इंटरमीडिएट कॉस्ट है हॉस्पिटल के लिए, बिकॉज हॉस्पिटल उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज करिए, फाइनल गुड्स यूज नहीं करिए, दैट्स वाई नेशनल में शामिल नहीं किया जाएगा। तो बोलो यहाँ तक आपको बात समझ आएगी? तो यहाँ पर हमने जो 17 केस किए हैं, यहाँ पर जो हमने अपने पास 17 केस किए हैं, अब इन 17 केस से आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि भाई क्या चीज़ नेशनल में शामिल होती है और क्या चीज़ शामिल नहीं होती। और ये 17 के 17 जो है ना, ये एग्जाम के केस है जो एग्जाम में आए हुए। मैंने कोई भी केस अपनी तरफ से नहीं बनाया या बुक से ऐड नहीं किया, बल्कि ये सारे वही केस हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं। तो यहाँ पर आपको जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है जो यहाँ पर था ना, वो अब यहाँ पर हो गया 7वें आसमान पे। लेकिन नेशनल इनकम अभी खत्म नहीं हुई है, नो, अभी होगी थोड़ी देर बाद में, ठीक है। यहाँ तक का पार्ट आप लोगों को समझ आया? सो आई होप गाइस कि आपको यहाँ तक की चीज़ें क्लियर होंगी। तो सबसे पहला काम, जिन लोगों ने कमेंट किया उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिन्होंने नहीं किया वो ढंग से और पढ़ो ताकि वो कमेंट देने लायक बन पाए। बात समझ लो, ठीक है। तो आप पहले इन सारी चीज़ों को रिवाइज करो, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ अपने अगले टॉपिक को। हाँ जी भाई लोगों, कहाँ तक पहुँचे? चीज़ें समझ आ रही हैं? ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मैं चलाए जा रहा हूँ और आप बस चले जा रहे हो, पीछे का भूलते जा रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसलिए आराम से जितने भी अभी आपको मैंने केस स्टडीज़ कराई हैं उनको ध्यान से पढ़ लो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि मैं सैम्पल पेपर सीरीज भी लेकर आऊँगा, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। लेकिन सैम्पल पेपर तभी समझ आएगा जब क्लासेस को आप अपना 100% दोगे। समझ आई बात? तो चले आगे। जी हाँ, अभी हमारा लास्ट टॉपिक है, बस आज की क्लास के लिए, आज के दिन के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है कि जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो उसे कौन सी प्राइस पे निकालना चाहिए। लाइक हमें अपनी जो करेंट प्राइस चल रही है उस पर निकालना चाहिए या जो एक बेस ईयर होता है उस पर निकालना चाहिए। तो चलिए दोस्तों टॉपिक शुरू करते हैं। इस टॉपिक को शुरू करने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लेकर आने वाला हूँ, और वो एग्जाम्पल क्या है ध्यान से सुनना दोस्तों, मेरी बात को ध्यान से सुना। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये बोलता हूं कि आज इस साल यानी 2021 में मैंने अपने पास 1 लाख यूनिट्स बनाई है। कितनी बनाई है? 1 लाख यूनिट्स की प्रोडक्शन की है। अब बात ये होती है कि जो मैंने 1 लाख रुपीस की प्रोडक्शन, 1 लाख यूनिट्स की प्रोडक्शन की है, इसको किस प्राइस से मल्टीप्लाई कराऊं? क्योंकि मेरे पास 2 टाइप की प्राइस है। एक वो प्राइस है जो अभी करंट टाइम 2021 में चल रही है। लेट सपोज मैंने प्रोडक्शन 2021 में किया 1 लाख यूनिट का, और 2021 में उसकी प्राइस चल रही है 10 रुपए। कितना रुपए? 10 रुपए। तो अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमने इकोनॉमी के अंदर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना निकाला, जीडीपी कितना निकाला बताओ? 1 लाख इंटू में 10 यानी 10 लाख का निकाला। कितने का? 10 लाख का। तो हमारा जीडीपी कितना है? 10 लाख। और यही हमारा क्या है? नेशनल इनकम। क्योंकि भाई प्रोडक्शन मेथड में यही तो होता है ना, जितना आपने यूनिट प्रोड्यूस किया इनटू में प्राइस से कर दो तो आपका क्या निकल आता है? नेशनल इनकम। यानी कुल मिला के हमारे इस एग्जांपल में जो नेशनल इनकम निकल गई वो कितना निकल गई? 10 लाख रुपए। लेकिन याद रखना, ये जो 10 लाख रुपए हमने निकाले हैं ये कौन सी कीमत पे निकाले हैं? सर ये हमने करेंट प्राइस पर निकाले, यानी जिस साल हमने जो प्रोडक्शन किया है उसको उसी साल के प्राइस से हमने क्या करवा दिया? मल्टीप्लाई करा दिया। जब दोस्तों हम सेम करंट ईयर की प्राइस को कंसीडर करते हुए नेशनल इनकम को निकालते हैं
हैं या फिर जीडीपी को निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस। क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस बोलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको पहले नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस पढ़ा देता हूं। ठीक है, अब आ जाओ इधर। यहां पर देखो टॉपिक का नाम है नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस। तो मैंने अभी आपको क्या समझाया कि जिस साल जो प्रोडक्शन आपने की है, अगर आपने उस प्रोडक्शन को मल्टीप्लाई करा दिया उसी साल की कीमत से, उसी साल की प्राइस से, तो इसको बोलते हैं नेशनल इनकम एट बोलो बोलो वहां पे बोलो करेंट प्राइस। बिल्कुल। अब जरा इसको मीनिंग पढ़ो। इट इज द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। मैं रिपीट कर रहा हूं, फाइनल। फाइनल का मतलब है इंटरमीडिएट नहीं, फाइनल। ये अल्टीमेट कंज्यूमर को वो गुड्स या सर्विसेज कितने की पड़ी। तो वो कहता है इट इज द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। नॉर्मल रेजिडेंट। अब एक आप में से कौन मुझे अभी रुकना, कौन मुझे बताएगा ये नॉर्मल रेजिडेंट मैंने यहां क्यों यूज किया है? वीडियो को पॉज करो, जिसको पता है कमेंट सेक्शन में बताओ। ये जो कमेंट करने वाले लोग होते हैं ना, मुझे बहुत पसंद आता है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो 90+ लाने वाले हैं, क्योंकि इनकी सिंसियरिटी पता चल जाती है कमेंट से कि मेरी बात वो इतने अच्छे से मान रहे हैं और उन्हें चीज समझ आ रही है, इसीलिए वो कमेंट करने लायक है। जो नहीं कर रहे इसका मतलब वो लायक ही नहीं कमेंट करने के, क्योंकि उन्हें कॉन्सेप्ट आते ही नहीं इसका मतलब, या आते हैं बट अधूरे आते हैं। तो याद रखना कमेंट करना बहुत जरूरी है। मेरे साथ टाइमिंग बनाओ। जब मैंने टाइमिंग बनाई है, मेरी वीडियोस इतने टाइम पर आएंगी, तो आप क्यों नहीं टाइमिंग बना रहे हो भाई? क्यों नहीं बना रहे हो? जब मैं बोल रहा हूं कमेंट करो, बताओ मुझे कि नॉर्मल रेजिडेंट क्यों लिखा है, तो करो कमेंट। अगर आता हो तो, नहीं आता तो क्यों नहीं आता भाई? यार तुम इकोनॉमिक्स सीजीए के स्टूडेंट हो यार, तुम्हें इतना भी नहीं पता ये क्यों लिखा है मैंने यहाँ पर? इतनी क्लासें क्या मैंने टाइम वेस्ट करने के लिए ली थी? मेरा और आपका टाइम क्या इतने हम लोग दोनों लोग फालतू हैं क्या? बताओ ये रेजिडेंट मैंने क्यों लिखा, बोलो भाई। रेजिडेंट मैंने इसलिए लिखा बिकॉज नेशनल इनकम है। नेशनल इनकम की पहचान हमने डे 1 में पढ़ी थी। नेशनल इनकम रेजिडेंट पे फोकस करता है और डोमेस्टिक इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी पे फोकस करता है। और हम पढ़ के आ रहे हैं नेशनल इनकम, तो नेशनल निकालते ही टाइम हम फोकस किस पे करेंगे? रेजिडेंट पे करेंगे। अगर आप लोग नहीं दे पाए ना आंसर, तो दोस्तों मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो यहीं पर बंद करो, डिसलाइक करो, चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो। कोई फायदा नहीं पढ़ने का, और ना मेरी आगे कोई वीडियो देखना। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, चैनल को तुरंत अनसब्सक्राइब कर दो, अगर कर भी रखा है तो सब्सक्राइब। कोई फायदा नहीं पढ़ने का। अगर आप यही नहीं पकड़ पाए कि रेजिडेंट क्यों लिखा है, तो क्या फायदा यार पढ़ने का? डे 1 डे 2 क्या मैं झग मारने के लिए बना रहा हूं आप लोगों के लिए? रेजिडेंट समझ आया? रेजिडेंट क्यों यूज किया बताओ? सर रेजिडेंट इसलिए यूज किया बिकॉज हम नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं, और नेशनल इनकम में फोकस रेजिडेंट पे किया जाता है। मैं क्यों गुस्सा हो रहा हूं जानते हो? क्योंकि आप आंसर नहीं दे पा रहे हो। जब एक इंसान मेहनत करता है ना आपके लिए, अपना टाइम, मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है, 1% भी नहीं है मेरे पास फालतू का टाइम। मेरे अपने पास 10 काम पड़े हुए हैं, फिर भी बना रहा हूं। क्यों बना रहा हूं? ताकि आप लोग कुछ कर पाओ। और आप लोग ये चीजों को डेप्थ में नहीं पढ़ोगे तो फायदा क्या? और भी चीजें हैं, देख लो जाके, यूट्यूब पे भरा पड़ा है माल पानी, देख लो। आंसर नहीं दे पाते। नॉर्मल रेजिडेंट बताओ, नॉर्मल रेजिडेंट क्यों है? ये समझ आया? क्योंकि नेशनल इनकम फोकस रेजिडेंट पे कर रहा है। रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वीडियो बंद कर दो यहीं पर। पिछली क्लासेस सारी देख कर आओ, उसके बाद यहां पर आना। फायदा नहीं है। मैं डेप्थ में इसलिए नहीं पढ़ा रहा कि फालतू टाइम पड़ा हुआ है, ना आपके पास फालतू है। तो बहुत लोग समझ आए? दोबारा आता हूं। इट इज द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल, अब इधर आ जाओ, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। यानी ये क्या करता है? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को कंसीडर करता है, वो भी किसके द्वारा प्रोड्यूस की गई हो? नॉर्मल रेजिडेंट। क्योंकि हम नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं और नेशनल में बंदे पर फोकस किया जाता है, रेजिडेंशियल स्टेटस पे फोकस किया जाता है। ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर मेजर्ड एट करेंट ईयर प्राइस। करेंट ईयर प्राइस। अब मैं इस पूरी 3 लाइन को समराइज करूं? बिल्कुल सर समराइज करो। देखो नेशनल इनकम अगर हम निकालते हैं तो कब निकालते हैं? जब हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। और कौन से गुड्स को? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को। कौन से गुड्स को? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को, जो किसके द्वारा बनाई गई हो? किसके द्वारा बनाई गई हो? बोलो बोलो। रेजिडेंट के द्वारा बनाई गई हो, 1 साल के अंदर। और उसी साल का हम प्राइस भी ले लें, उसी साल का हम प्राइस भी ले लें, दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम एट करेंट ईयर प्राइस। समझ आ रही बात? दोबारा पढ़ो। इट इज द मनी वैल्यू ऑफ, पढ़ लो भाई दोबारा। फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर मेजर्ड एट करेंट ईयर प्राइस। हम नेशनल इनकम को मेजर कर रहे हैं रेजिडेंट की कौन सी? करेंट ईयर की प्राइस पर, तो बोलते हैं नेशनल इनकम एट करेंट ईयर। समझ आया? इसीलिए बिल्कुल समझ आएगा आपको। ठीक है, आओ इधर एग्जांपल देखो। इन 2021 1 लाख यूनिट आर टू बी प्रोड्यूस। हमने 2021 में 1 लाख यूनिट बनाए और उसकी करंट मार्केट वैल्यू यानी उस टाइम पर उसकी कीमत कितनी थी? 10 रुपए ईच थी। तो हमारी नेशनल इनकम 1 लाख इंटू में 10 यानी 10 लाख रुपए आ गई। बोलो समझ आए? और जानते हो इसी 10 लाख को हम नेशनल इनकम एट करंट प्राइस तो बोलते ही बोलता है, एक और नाम होता है इसका नॉमिनल नेशनल इनकम। क्या होता है? बोलो।
बोलो नॉमिनल नेशनल इनकम, एक बार और बोलो नॉमिनल नेशनल इनकम। इसका एक और नाम होता है, क्या नाम होता है? नॉमिनल जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी। आपने कभी सुना है कि हमारे देश की जीडीपी गिर गई है, हमारे देश की जीडीपी बढ़ गई? क्या मतलब होता है? वैसे जीडीपी की फुल फॉर्म आपको पता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, लेकिन मतलब क्या होता है इसका? मतलब ये होता है कि जैसे कोरोना वायरस चल रहा था, तो कोरोना वायरस में लॉकडाउन हुआ। जब वो लॉकडाउन हुआ तो क्या गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हो पाई? आप खुद सोचो, आपके पापा मम्मी जो सर्विस कर रहे हैं वो तो घर पे बैठ गए थे, क्या गुड्स का प्रोडक्शन हो पाया? नहीं हो पाया। तो गुड्स के यूनिट्स कम प्रोड्यूस हुए। जब यूनिट्स कम प्रोड्यूस हुए तो नेशनल इनकम भी क्या ही होगी? उसके अकॉर्डिंगली कम आई होगी। तो यानी जीडीपी का मतलब क्या होता है? समझ जाओ, जीडीपी का मतलब होता है एक साल में आपकी कंट्री ने कितने गुड्स एंड सर्विसेज बनाए हैं, उसकी काउंटिंग, उसकी वैल्यूएशन कहलाती है जीडीपी। जिस देश में जितना ज्यादा प्रोडक्शन होता है वो देश उतना ही ज्यादा डेवलप होता है। क्यों हम बोलते हैं कि चाइना और यूएस हमसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्री है? बिकॉज वहां का जो प्रोडक्शन लेवल है ना, वहां का जो प्रोडक्शन लेवल है वो हमारी कंट्री के कंपैरिजन बहुत ज्यादा है। चाइना में हर गली हर मोहल्ले में कोई ना कोई फैक्ट्री लगी हुई है, हमारी इंडिया में इतनी फैक्ट्रियां नहीं लगी है। क्यों नहीं लगी? बिकॉज हम टेक्नोलॉजी आउटडेटेड है उनके कंपैरिजन। वैसे हम अपडेटेड है नो डाउट, बट उनके कंपैरिजन हम थोड़े से आउटडेटेड है। हमारे यहाँ पर जो टेक्नोलॉजीज इन्वेंशंस है वो उतनी नहीं हो पाती जितनी वहां पर होती है, इस वजह से वहां से चीजें हमें खरीदनी पड़ती है। तो जब हम चीजें खरीदेंगे तो उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा, जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो अल्टीमेटली उनकी जीडीपी भी बढ़ेगी। तो अब अगर कोई आपसे बोले हमारे देश की जीडीपी कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो आप क्या बोलोगे? भाई वो तो बोल रहे हैं, लेकिन हम समझ रहे हैं, बिकॉज हम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, हम समझ रहे हैं कि जीडीपी के कम होने का मतलब क्या है कि इस साल प्रोडक्शन कम हुई है। आई बात समझे? तो लोग कहते हैं ना जीडीपी कम हो गई, तो जीडीपी का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन का कम होना। या जीडीपी बढ़ गई तो बोलते हैं प्रोडक्शन का ज्यादा होना। अब समझना है, अब आप खुद देखो ना, यहाँ पर 1 लाख यूनिट हमने प्रोड्यूस की, 10 रुपए थी, तो जीडीपी कितना की? 10 लाख। अल्टीमेटली प्रोडक्शन को तो बता रही है। आई बात समझे? यहां तक चीजें क्लियर है? तो बताओ अभी तक हमने क्या सीखा? हमने सीखा सर नॉमिनल जीडीपी का मतलब या फिर नॉमिनल नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? जब कभी भी हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं करंट ईयर के प्राइस पर, यानी जो भी हमने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए करंट ईयर के अंदर और उसको हम करंट ईयर प्राइस से मल्टीप्लाई करवा दें, तो जो नेशनल इनकम निकल के आती है, जो जीडीपी निकल के आती है, उसे बोलते हैं नॉमिनल नेशनल इनकम या नॉमिनल जीडीपी। क्या बोलते हैं? नॉमिनल नेशनल इनकम या नॉमिनल जीडीपी या फिर नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस। समझ आया? इससे ज़्यादा नहीं समझा सकता, क्योंकि इतना ज़्यादा अगर मैं डिटेल कर चुका हूँ, इससे ज़्यादा आप डिटेल चाहते हो फिर तो भाई वो एक ही टॉपिक पे क्लास हमारी 3 घंटे की बन जाएगी। आप समझ लो ना, इतने छोटे तो आप भी नहीं हो, राइट? चलिए अब यहाँ अभी इतनी पार्ट समझ आई आपको? इतना आया ना? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए नहीं, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसका भी हम इतना ही पार्ट पढ़ेंगे। सर उधर का नीचे का क्यों नहीं पढ़ा? मेरे ऊपर छोड़ दो, कुछ रीज़न है इसीलिए नहीं बोला, ठीक है? आओ इधर। नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। अगर हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं कांस्टेंट प्राइस पर, सर कांस्टेंट प्राइस क्या होता है? देखो मेरी बात को सुनो, एक बात बताओ, आज की डेट में महंगाई बढ़ी है या कम हुई है? आज आप देखो ना, हर चीज़ बड़ी महंगी हुई है। अगर हम कहीं भी मार्केट में जाते कहते भाई ये चीज़ दे दो, तो पता है वो छूटते साथ क्या बोलता है? 10 वाली चीज़ 15 की देता है और बोलता है कि भाई ये इतनी की है। हम कहते हैं नहीं भाई ये तो 10 की, तो 15 को क्यों दे रहा है? तो वो साफ साफ बोलता है मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कोरोना वायरस में लॉकडाउन हुआ था, जिसकी वजह से चीज़ें महंगी हो गई हैं। अब एक बात बताओ, अगर मैं इस साल भी 1 लाख यूनिट बना रहा हूँ और मैं करंट ईयर की प्राइस से मल्टीप्लाई करा दूं, तो इस बार की तो करंट ईयर की प्राइस मेरी बहुत ज़्यादा है। जो चीज़ 10 की थी वो 15 की हो गई है। तो दिखने में क्या लगेगा कि नेशनल इनकम हमारी ज़्यादा आई है। यानी अगर मैं उस जगह पर ये वाला कॉन्सेप्ट लगा दूं, नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस, इस टाइम पे जब कोरोना वायरस चल रहा है या मतलब हाँ चल ही रहे, तो इस टाइम पर तो नेशनल बहुत बड़ी हुई नजर आएगी। क्या रियलिटी के अंदर नेशनल बड़ी है? नहीं बढ़ी है, लेकिन नजर आ रही है। तो ये चीज कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलत है ना, इस वजह से ये कॉन्सेप्ट आया नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। अब गवर्नमेंट ने कहा कि अब अगर हम नेशनल इनकम करंट प्राइस से निकालेंगे तो ये तो गलत बताएगी। तो एक काम करो, हम वो साल की प्राइस लेंगे, हम उस ईयर का प्राइस लेंगे जिस साल कोई भी ऐसी घटनाएं ना हुई है। जैसे नेचुरल डिजास्टर होता है, क्लैमिटीज आ जाती है, नेचुरल क्लैमिटी, जैसे उत्तराखंड में अभी बाढ़ वगैरह आ गई थी कुछ टाइम पहले, ठीक है, त्रासदी हुई थी बहुत ज्यादा, फिर ये कोरोना वायरस आ गया। तो हम वो साल की प्राइस लेंगे, हम वो साल की प्राइस लेंगे जो कि फ्री होगी एनी फ्लक्चुएशन से। यानी अगर किसी भी टाइप की कोई मिस हैपनिंग होती है किसी साल, तो उसके से प्राइसेस क्या हो जाते हैं? ड्रॉप हो जाते हैं या फॉल बढ़ जाते हैं। तो ऐसी चीज, ऐसे ईयर को हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम वो ईयर कंसीडर करेंगे, हम वो बेस ईयर मानेंगे जिस साल
साल कोई भी घटनाएं घटित नहीं हुए, एक नॉर्मल साल और एक अच्छा साल चला हो, तो उस साल की प्राइस से हम करंट ईयर का प्रोडक्शन क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, और उससे जो हमारी नेशनल इनकम निकल के आएगी दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। आप ये मत सोचो ये क्या होता है, पहले ये सोचो इसकी जरूरत क्यों पड़ी। जब एक कॉन्सेप्ट मेरे पास था तो मुझे इसकी जरूरत क्यों पड़ी, जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते थे तो नेशनल इनकम जबरदस्ती बढ़ी हुई नजर आती थी, क्योंकि महंगाई की वजह से नेशनल इनकम की वैल्यू बढ़ जाती थी। भाई महंगाई मतलब जो चीज 10 रुपए की, मान लो अभी 10 रुपए की है तो आपको 10 लाख नजर आ रही है। अभी कोरोना वायरस में ये चीज 20 रुपए की होगी तो आपको क्या लगे, देखो 20 लाख रुपए, पिछले साल तो 10 लाख था, इस साल 20 लाख, यानी नेशनल इनकम बढ़ी है, इस साल रोजगार बढ़े हैं। रियलिटी में बढ़ा क्या, रियलिटी में बढ़ा नहीं, बढ़ा ना, तो ये कॉन्सेप्ट तो पिट गया। तो गवर्नमेंट को फिर दूसरा कॉन्सेप्ट लाना पड़ा, क्या, कांस्टेंट प्राइस, कि अपनी करंट ईयर की प्रोडक्शन को 2021 में जो प्रोडक्शन किया इसको 2021 की प्राइस से मल्टीप्लाई मत करो, एक ऐसे साल की प्राइस से मल्टीप्लाई करो जिस साल कोई भी ऐसी घटनाएं घटित ना हुई हो। दोस्तों इससे ज्यादा डीप नहीं हो सकता, कोशिश करो इतने में समझने की, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि नेशनल इनकम की वैल्यूएशन करो, लेकिन किस प्राइस पे, एक ऐसे साल से जिस साल कोई भी क्लैमिटी नहीं हुई हो, जैसे कोरोना वायरस या कुछ भी ऐसा ना हुआ हो, ठीक है। तो ऐसे नेशनल इनकम बोलते हैं नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस में प्राइस कौन सी ली जाती है, जो बेस ईयर की प्राइस होती है। कोई भी बेस ईयर ले लो, जरूरी नहीं कि वो प्रीवियस ईयर हो, पिछला साल हो, कोई सा भी साल हो सकता है, बस ध्यान क्या रखना है उस साल कोई भी ऐसी घटनाएं घटित ना हुई हो, ठीक है। आओ, इट इज द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट। अब बताओ रेजिडेंट क्यों होता है, वीडियो को पॉज करो, मुझे पता है आपको रीजन यहां बता दिया, मुझे लिखकर बताओ। अगर आप वाकई में 90+ चाहते हो तो लिखकर बताओ, जो जो चीजें मैं बोलूं वो मेरे साथ करो, वीडियो को पॉज करो, लिखकर बताओ मैंने यहाँ रेजिडेंट क्यों लिखा, लिखो। आओ, मैंने रेजिडेंट क्यों लिखा बता देता हूँ, आपने करना होगा कमेंट तो कर लिया, नहीं करना होगा तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आपके कुछ भी कर लो, क्या करूं मैं। नॉर्मल रेजिडेंट क्यों लिखा, बिकॉज यहाँ पर हम फोकस किस पे करें, नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम किस पर फोकस करता है, रेजिडेंट पे। तो वही लिखा हुआ है कि ये वो मनी वैल्यू होती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोड्यूस की जाती है नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा एक कंट्री में एक साल के अंदर, और इसको मेजर किस पर किया था, बेस ईयर के प्राइस पर। और सुनो, ये जब आप नोट करोगे ना तो बेस ईयर के प्राइस के ब्रैकेट में एक चीज लिख लो जरा, अगर आप नोट कर रहे हो तो लिखो जरा, बेस ईयर के प्राइस के ब्रैकेट में लिखना that year which is free from any fluctuation, that year which is free from any fluctuation, वो ईयर बेस ईयर होना चाहिए जो किसी भी फ्लक्चुएशन से ना हो, उसमें कोई फ्लक्चुएशंस ना हुई हो, कोई नेचुरल डिजास्टर क्लैमिटी वगैरह कुछ ना आई हो, उसे बोलते हैं बेस ईयर, ठीक है। एग्जाम्पल, वी कैन टेक 2011 एंड 12 एज द बेस ईयर। क्यों लिया हमने 11-12, ये एग्जाम्पल है, जरूरी नहीं कि 11-12 हो सकता है 12-13 भी हो, बट मैंने 11-12 लिया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 11-12 को कोई भी ऐसी क्लैमिटी वगैरह नहीं होती। देखो मिस हैपनिंग तो हर साल होती है, बट किस साल ज्यादा होती है वो वाला मतलब, ठीक है। विच इज फ्री फ्रॉम एनी प्राइस फ्लक्चुएशन, तब मार्केट वैल्यू कितनी थी, 5 लाख रुपए। हमने इकोनॉमी में 1 लाख यूनिट बनाए। अब ये तो 1 लाख यूनिट 2011-12 में बनाए या 2021 में बनाए, बताओ आप लोग। वीडियो को पॉज करो, कमेंट में बताओ, वीडियो को यहीं पॉज करो, कमेंट में बताओ ये 1 लाख रुपए मैंने 11-12 में बनाए हैं या 2021 में बनाए। करेक्ट आंसर है 2021, क्योंकि देखो भाई मैं करंट ईयर में बना रहा हूं, बट प्राइस मैं पिछले किसी साल की लूंगा, सेम साल की नहीं लूंगा, तभी तो वो कांस्टेंट प्राइस कहलाएगी। तो यानी कि 1 लाख यूनिट मैंने बनाए हैं 2021 में, और मैं प्राइस लूंगा 11-12 की, क्योंकि 2021 में कोरोना वायरस के चलते प्राइस बढ़ गई है, तो ऐसे में हमारी नेशनल इनकम ज्यादा नजर आएगी, जबकि एक्चुअल में ऐसी ही नहीं है। तो इसलिए हम ऐसा बेस ईयर लेते हैं जिस साल प्राइस में कोई फ्लक्चुएशंस नहीं आई है। तो हमने बेस ईयर क्या माना, 11-12, और 11-12 की मार्केट प्राइस कितनी है, 5 रुपए। तो यहाँ से नेशनल इनकम 1 लाख इंटू 5 कितनी आ गई, 5 लाख रुपए आ गई। अब बताओ, आप लोग मुझे बताओ कि ये वाली नेशनल इनकम ज्यादा अच्छी नजर आएगी प्रैक्टिकली। नजर का मतलब ये नहीं कि किसकी वैल्यू ज्यादा है, मैंने ये नहीं बोला, मैंने ये बोला कौन सी ज्यादा ताकतवर होगी जिससे हमें एक्चुअल वैल्यू का पता चलेगा इकोनॉमी की, इससे पता चलेगा या इस वाली से। करेक्ट आंसर है इस वाली से। क्यों, क्योंकि इसमें ऐसा बेस ईयर है जिसमें कोई भी प्राइस में फ्लक्चुएशंस नहीं है। इसमें तो प्राइस में फ्लक्चुएशन के चलते 10 रुपए हो गए। एक बात बताओ, मेरा जो प्रोडक्शन है वो यहां भी 1 लाख हुआ, यहां भी 1 लाख हुआ, और यहां भी 1 लाख हुआ, दोनों साल सेम हुआ। लेकिन अगर हम करंट ईयर की प्राइस लेते हैं तो क्या हो गया, नेशनल इनकम 10 लाख, और अगर हम बेस ईयर के लिए तो 5 लाख। तो ऐसा लग रहा है कि भाई ये वाला साल ज्यादा अच्छा था, इस साल ज्यादा नेशनल इनकम है। हाँ बिल्कुल सही कहा, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकली ज्यादा अच्छा ये वाला है, क्योंकि यहां पर तो इन्फ्लेशन के चलते प्राइस बढ़ गई, इसलिए हमें ज्यादा नजर आई नेशनल, लेकिन रियलिटी में नेशनल बढ़ी नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन तो देखो यहाँ भी 1 लाख हुआ, यहाँ भी 1 लाख, प्रैक्टिकली नेशनल बढ़ी नहीं बढ़ी, लेकिन नजर आ रही है देखो 10 लाख और ये 5 लाख। आप मेरे पॉइंट को पकड़ चुके हो ना। चलिए,
इसी को कहा जाता है रियल नेशनल इनकम। रियल क्यों? बिकॉज ये रियल पिक्चर प्रेजेंट करती है और इसी को बोलते हैं रियल जीडीपी। क्या बोलते हैं? रियल जीडीपी बोलते हैं। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इससे ज़्यादा डिटेल और मैं आपको क्या बताऊँ? ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होगी। अब ये दोनों पॉइंट ऊपर के क्लियर हो गए? यस सर। अब आप पढ़ोगे तो क्लियर क्यों नहीं है? थैंक यू अब इधर अब देखना, अब इसके कुछ स्पेशल नोट्स हैं। ठीक है यार, आज मैं पता नहीं क्यों आप लोगों पे गुस्सा हो रहा हूँ। देखो, गुस्सा होना मेरा हक बनता भी है। पता है क्यों बनता है? जब कोई टीचर आपके लिए मेहनत करता है ना और सामने से आउटपुट ना मिले तो टीचर को गुस्सा आती है। उस इंसान को गुस्सा नहीं आता जो मेहनत नहीं करता। ये समझ लो, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे आएगा अगर आप आउटपुट नहीं दोगे तो। ठीक है, बाकी यार ऐसा कुछ हर्ट मत कर लेना कि सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, हर्ट करने क्यों? ये टीचर ही तो हूँ आपका। ठीक है, बोल सकता हूँ, इतना अधिकार है मेरा। ठीक है, आओ इधर, ये चीज़ क्लियर है। अब स्पेशल नोट पर आते हैं। अब एक बात, करंट ईयर पर अगर हम निकालते हैं तो नेशनल इनकम ज्यादा नजर आती है ना, लेकिन एक्चुअल में क्या प्रोडक्शन हुआ? नहीं हुआ। फिर भी नेशनल इनकम ज्यादा हो रही है? यस हो रही है। तो कहते हैं इट इज नॉट गुड टूल फॉर मेजरिंग। बिल्कुल सही है। इट इज अफेक्टेड बाई प्राइस एंड क्वांटिटी। हाँ, ये बात सच है कि प्राइस और क्वांटिटी दोनों से अफेक्ट होती है। प्राइस से तो सबसे ज्यादा होती है। और इसमें कैसे निकालते? देखो, करंट ईयर का प्रोडक्शन इंटू में करंट ईयर की प्राइस, वही लिखा है करंट प्राइस इंटू में करंट क्वांटिटी। समझ रहा है? अब जरा इसके नोट पढ़ लेते हैं। रियल नेशनल इनकम शोज ट्रू पिक्चर ऑफ इकोनॉमी। ये ट्रू पिक्चर इकोनॉमी की दिखाता है, रियलिटी के अंदर प्रोडक्शन हुआ है या नहीं हुआ। बिल्कुल सही कहा। इट इज गुड टूल फॉर मेजरिंग बिकॉज इट इज अफेक्टेड बाय चेंज इन क्वांटिटी ओनली। अगर ये वैल्यू कम ज्यादा होगी तो ये प्राइस की वजह से नहीं, क्वांटिटी की वजह से होगी। और क्वांटिटी बढ़ना और घटना ही हमारे लिए मेन चीज होती है। भाई बताओ, यहाँ 1 लाख यूनिट बनाई गई, यहाँ भी 1 लाख यूनिट बनाई, लेकिन नेशनल अलग लगा रही है। क्यों? प्राइस की वजह से। जबकि रियलिटी में नेशनल फ्लक्चुएट होनी चाहिए क्वांटिटी की वजह से। और इस वाले टॉपिक के अंदर क्वांटिटी की वजह से ही प्राइस फ्लक्चुएट होगी, क्योंकि बेस ईयर तो हम 5 रखेंगे। अगर मेरी नेशनल बढ़ेगी तो वो किसकी वजह से बढ़ेगी? यूनिट से, नहीं क्वांटिटी वजह से। तो कहते हैं ये बहुत अच्छा टूल होता है, क्योंकि यहाँ पर नेशनल इनकम अफेक्ट होती है क्वांटिटी की वजह से। समझ है? और अगला है बेस ईयर। अब ये बताओ, ये बेस ईयर का प्राइस, ये करंट ईयर की क्वांटिटी, वही लिखा है बेस ईयर का प्राइस इनटू में करंट क्वांटिटी। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं अपने पास? नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस निकालते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर कल को हमें कांस्टेंट प्राइस को कन्वर्ट करना है करंट प्राइस में, कल को अगर हमें कांस्टेंट प्राइस को कन्वर्ट करना है करंट प्राइस में, तो उसका फॉर्मूला होता है जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी इनटू में 100। समझ रही बात? और अगर हमें महंगाई निकालनी है कि इस साल कितनी महंगाई की दर हुई, जिसे हम प्राइस इंडेक्स बोलते हैं ना, अगर हमें महंगाई की दर निकालनी है तो फॉर्मूला होता है नेशनल इनकम एट करंट प्राइस अपॉन में नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस इनटू में 100। लेट सपोज ये नेशनल मैट क्या है? करंट प्राइस है 10 लाख। ये क्या है? नेशनल मैट कांस्टेंट प्राइस 10 लाख अपॉन में 5 लाख इंटू में 100, 200%। यानी महंगाई की दर कितनी है? 200% है। कितनी है? 200% है। बोलो, यहां तक की चीजें क्लियर है आपको? तो ये दो फॉर्मूले आपको जो है याद कर लेने, ठीक है, क्योंकि इनसे एमसीक्यू बन सकता है आप लोगों का, राइट? तो बताओ, ये दोनों के दोनों फॉर्मूले समझ आ गए? बस ये महंगाई की दर निकालने के लिए, जैसे मैंने आपको बोला ना कि करंट ईयर 10 लाख का प्रोडक्शन हुआ, बेस ईयर के हिसाब से 5 लाख का हुआ, इंटू 100 तो 200%, यानी जो चीजें हैं वो जस्ट डबल हो गई हैं। तो प्राइस इंडेक्स ये काम आता है। आपको ना सिर्फ फॉर्मूले याद करें, मे बी एमसीक्यू में कभी पूछ लिया जाए। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आएगी, वो तो सब नेशनल इनकम की होती है, जो मैंने आपको सिखा दी अपनी डे 2, डे 3, डे 4 के अंदर। यहां तक क्लियर है? ये सर बिल्कुल क्लियर है। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। लेकिन अभी भी नेशनल इनकम में एक क्लास लगेगी हमारी, यानी टोटल आप समझ लो कि आज हमारा 5वां दिन है, कल 6ठा दिन हो जाएगा हमारा, ठीक है? तो 6 दिन में हमारी नेशनल, यार 6 दिन बहुत चीज़ होती है, लोग महीने भर लगा देते हैं नेशनल इनकम करने में, हमने तो फिर भी 6 दिन में कर लिया और हर चीज़ की है, कोई चीज़ छोड़ी नहीं। वैसे आज हमारा 5th डे है, डोंट वरी, 6th नहीं है, यानी एक क्लास अभी और लगेगी, फिर हमारा नेशनल इनकम पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं जो बोलने वाला हूँ, मैं क्या बोलने वाला हूँ दोस्तों। मैंने कुछ सोचा आप लोगों के लिए। पहली चीज़ तो मैंने सोचा आपका टेस्ट लूँगा मैं, ठीक है? अब कहोगे सर हम तो कहीं और बैठे हैं, आप दिल्ली में बैठे हो, कैसे लोगे टेस्ट? दोस्तों हर चीज़ की टेक्निक है, टेस्ट क्यों नहीं लेंगे? 2 तरीके टेस्ट लेने के, नहीं टेस्ट लेने का तो एक ही तरीका है, वो है हमारी मोबाइल एप्लीकेशन। हमारी जो मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर क्लिक करके मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पे टाइप कर देना इकोनॉमिक्स ईजी मोबाइल एप्लीकेशन, मिल जाएगी हमारे लोगों के साथ, ठीक है? तो आप उसे पहचानना, लोगो हमारा येलो कलर का है ना, वो देखो वो लगा हुआ है, इस टाइप से होगा हमारा लोगो। जब आप उसे डाउनलोड कर लेंगे, इसके बाद में कोई एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा
कि टेस्ट आपको कैसे मिलेगा। मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको हमारा टेस्ट मिल जाएगा पीडीएफ की फॉर्म में, फिर आपको उसको लिखना है, बकायदा टाइम होगा उसका, जो भी 1 घंटा 2 घंटे का टेस्ट होगा वो टाइम होगा, उसी टाइम इंटरवल के अंदर आप अपलोड कर सकते हो अपनी आंसर शीट, उसके बाद नहीं कर पाओगे। लेट सपोज मैंने आपको बोला सुबह 10 बजे हमने टेस्ट रखा है, ठीक है, और वो 12 बजे तक सबमिट करना है, तो अगर आपने 12 बजे तक उसे अपलोड कर दिया तो ही वो एक्सेप्ट किया जाएगा, 12 बजे के बाद वो एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से हमने पूरा एक पोर्टल बनाया हुआ है अपने पास हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे। जो बच्चे 90 प्लस लाना चाहते हैं वो हमारे टेस्ट देंगे, और जो नहीं लाना चाहते 90 प्लस, जिनको सिर्फ टाइम पास करना है, उनके लिए कुछ नहीं है, उनके लिए वीडियो यहीं बंद कर दो, जाओ खेलने, चले जाओ भाई, चले जाओ, पबजी वगैरह जो खेलना खेल सकते हो, टिकटॉक बनाना बना लो, वैसे टिकटॉक बैन हो गया, पबजी बैन हो गया, जो कर सकते हो कर लो, टन आता है टिकटॉक की जगह वो बनाओ बैठ के, तुम्हारे साथ यही होना चाहिए, बात समझ लो। और जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए मैंने मोबाइल एप्लीकेशन बनवाई है, वो अपना डाउनलोड करें, फिर मैं आपको बताऊंगा, आज नहीं कुछ वीडियोस के बाद बताऊंगा मैं आपको कि उसको कैसे यूज करना है, कैसे आपको टेस्ट मिलेगा, और आप अपनी तैयारी रखना, लेकिन कि नेशनल इनकम जैसे हमारी कंप्लीट हो, नेशनल की पूरी रिवीजन को मैं रैंडमली आपको बता दूंगा कि कल टेस्ट है, आपको ज्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं, इसलिए अपनी तैयारी रखो। और जिस बच्चे के टेस्ट में अच्छे मार्क्स आएंगे उसके लिए एक प्राइस है, और वो प्राइस है 999 रुपए का, यानी 999, समझ लो 1000 रुपए। मैं उस व्यक्ति को सीधा पेटीएम करूंगा, 999 रुपए पेटीएम किया जाएगा उस व्यक्ति को जो हमारे पास नंबर 1 रैंक लेकर आएगा, जिसकी प्रेजेंटेशन, जिसके मार्क्स, जिसकी स्किल्स, जिसकी एबिलिटी, जिसकी नॉलेज बहुत अच्छी हुई है, उसको 999 रुपए मिलेंगे मेरी तरफ से। दोस्तों मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने पिछली क्लास के अंदर 11-11 रुपए का प्रसाद रखा था। वो 3 स्टूडेंट अगर वीडियो देख रहे हो तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने कमेंट दे देना, ताकि और बच्चों को पता चले कि वाकई मैंने उन्हें 11 रुपए भेज दिए थे, ठीक है, 11 रुपए मैंने उन्हें भेज दिए थे। इसी तरह इसमें जो लकी विनर होगा उसको मैं 999 रुपए भेजूंगा। लेकिन अब आप कहोगे सर आपके पास तो कई सारे स्टूडेंट हैं, फिर पता नहीं हम जीत पाए नहीं जीत पाए। हाँ मैं जानता हूँ, इसीलिए मैंने एक नहीं बल्कि 3 लकी विनर रखे हैं। जो 3 लकी विनर होंगे उनको 999 रुपए मिलेंगे, और वो 3 लकी विनर्स होंगे वो उनमें से सेलेक्ट किए जाएंगे जिनके हाईएस्ट मार्क्स होंगे, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा टेस्ट कैसे देना है, ठीक है। अब तो ये थी टेस्ट की कहानी। अब एक चीज और है, अगर आप हमारे चैनल पे अपनी वीडियोस अपलोड करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज है। अगर आप अपने आप को दिखाना चाहते हो कि देखो सर हम आपके चैनल पे आए हैं, तो उनके लिए मैंने एक बहुत अच्छा वो रखा हुआ है कि आप ना एक सजेशन के लिए वीडियो बनाओ, और वो वीडियो 10 सेकंड की आप अपने मोबाइल के फ्रंट कैमरे से बनाओ, ठीक है, आराम से पूरा सर्च के लाली लिपस्टिक लगा के लड़कों के लिए नहीं। तो क्या करना, आप 10 सेकंड की वीडियो बनाना। आपको स्टार्टिंग क्या करनी है कि आपको अपना नाम बताना है और कहाँ से आप बिलोंग करते हो वो बताना है। उसमें 2 या 3 सेकंड चले जाएंगे। बचे 7 सेकंड के अंदर आपको बताना है कि आपको हमारी क्लासेस कैसे लगती है, यानी एक तरह से आप मुझे फीडबैक दोगे। दोस्तों ये ना मेरे लिए, ये मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मेरे लिए 10 सेकंड की वीडियो बनाएंगे और बताओगे कि हमारी ये 30 डेज की जो सीरीज है वो आपको कैसी लगी। फिर मैं क्या करूँगा, सभी स्टूडेंट्स की वीडियोस को मर्ज करके एक पूरी मस्त वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, और फेसबुक पर भी अपलोड करूंगा, अपने इंस्टाग्राम पेज पे भी अपलोड करूंगा आपकी वो सारी वीडियोस, ठीक है। तो इस वाले नंबर पे आप हमें वीडियोस भेजना। तो जब आप वीडियो भेजोगे तो मैं कुछ दिन बाद आपको वो वीडियो यूट्यूब पे दिखा दूंगा और आप सभी लोग उसके अंदर आओगे। लेकिन वीडियो की लेंथ 10 सेकंड से ज्यादा प्लीज मत रखना, 10 सेकंड के अंदर पूरा काम निपटा देना, ठीक है। पहले आप अपना नाम दोगे, बताओगे, फिर आप स्टेट बताओगे, उसके बाद आप व्यूज दोगे कि आपको हमारी 30 डेज सीरीज कैसी लग रही है, ठीक है। दोस्तों मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल होगा, और मैं जानता हूँ जो मेरे अपने लॉयल स्टूडेंट्स हैं ना वो ये काम जरूर करेंगे। जो टाइम पास कर रहे हैं उनके लिए तो कुछ कर ही नहीं सकते, वो तो हमारे लिए भगवान है, कब गायब हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा ठीक है। So guys, that's all about this video lecture series. So guys, if you like the video, give a big thumbs up and also subscribe the channel and press the bell icon so that you notify all the time when I post new video on this YouTube channel. So guys, that's all about this video. मिलते हैं next class में, आज के लिए peace out.